Thank you all of you. First of all, am I audible to everyone? Yes, you are. सभी easily देख पा रहे हैं मुझे, like comfortably, without any problem, without any, is there any issues? Just let me know. जी सब ठीक जी है, proper है? जी जी। Okay, so hello everyone, all of you. Namaste, this is Dr. Avinash Singh Chauhan. कैसे हैं आप लोग? नमस्कार। ठीक है। अच्छे हैं? हम्म। मेरे सबके आंसर नहीं मिल पा रहे हैं। जी ठीक है। रामलाल जी, जयेश जी, कैसे हैं आप? आपका आप म्यूट कर म्यूट लीजिए प्लीज। सभी लोग म्यूट है अभी अनम्यूट आपका म्यूट। सभी लोग अनम्यूट कर लीजिए। अगर आप मोबाइल से हैं, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में आप अनम्यूट कर लीजिए माइक प्लीज। कैसे हैं जयेश जी, रामलाल जी, बढ़िया। मानसी जी? ओके, ऑलराइट। हाँ। रामलाल जी, कैसे हैं आप? ओके, सो सबसे पहले मैं आप सबको ये बोलना चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देंगे आप लोग, जिससे थोड़ा सा क्लैरिटी हो पाए कि चीजें कहाँ से स्टार्ट करनी है और कैसे करनी है। सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए कि आप में से जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं, आई एम लाइक वाचिंग लॉट ऑफ पेशेंट, दे आर ज्वाइनिंग राइट नाउ। सो जितने भी लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो सब लोग रेडी हो जाए, बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टार्ट। सो कुछ चीजें मैं पहले आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, बिकॉज आई वांट टू नो एग्जैक्टली कि आप लोग कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। यू ऑल बिलोंग्स टू लाइक गुजरात, और कि कोई अनदर स्टेट से भी आप लोग हैं? अगर आप लोग गुजरात से बिलोंग कर रहे हैं तो जस्ट आप मुझे अपना थम्स या अपना हैंड रेस करके बता सकते हैं मुझे। ओके, गुजरात से सभी लोग हैं। ओके, आशीष जी आप? हाँ, गुजरात से ही मैं। ओके ओके ओके, सो गुजरात में अब कितने लोग अहमदाबाद से हैं इसमें, या नियर बाय सिटीज से? ओके, तो मैं देख पा रहा हूँ उनको, रामलाल जी अहमदाबाद से शायद है। तो आप लोग मुझे जरा एक बार ग्लिम्स देंगे, थोड़ा सा बताएंगे मुझे अपने बारे में कि आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं? आशीष जी, आपसे शुरू करते हैं। मैं भरूच से बिलोंग करता हूँ। वो अहमदाबाद से भरूच। करीब करीब 250 किलोमीटर होता है। ओके ओके ओके, रामलाल जी बिलोंग करते हैं आपके अहमदाबाद से ही। जयेश जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं गुजरात में? हम्म। मैं राजकोट डिस्ट्रिक्ट धोराजी से बिलोंग करता हूँ। Okay, okay. So I think Rajkot is also very near to Ahmedabad, right? हाँ, अबाउट 300 किलोमीटर 303। Okay, okay, all right. So जैसे मैं देख पा रहा हूँ मानसी जी भी कनेक्टेड हैं। मानसी जी, आप कहाँ से हैं? चांदलोड़ी अहमदाबाद। अच्छा, अहमदाबाद itself. Okay, all right. हेलो मानसी जी। हेलो। अमित जी भी ज्वाइन कर गए हैं और मुकेश जी भी ज्वाइन कर गए हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ऑलमोस्ट ऑल द पीपल दे बिलोंग्स टू गुजरात और वेरी नियर टू अहमदाबाद, आई कैन से, करेक्ट? जी तो अब मैं ये स्टार्ट करना चाहता हूँ आप लोगों से कि कुछ चीजें, से मैंने बताया था आपसे कि मुझे ये बताइए, सब पेशेंट एवास्कुलर नेक्रोसिस से बिलोंग कर रहे हैं, लाइक डिजीज से सफर कर रहे हैं, और लाइक समथिंग कोई और नया डिजीज भी आप? जी। वन बाय मुझे बताएंगे आप लोग। जयेश जी, जितने भी लोग एवियन सफर कर रहे हैं सबसे पहले वो अपना हैंड रेज करेंगे। सभी लोग करेंगे, कोई इशू नहीं है। ओके, एवियन। ओके, आशीष जी आप? हाँ, एवीएन का इश्यू है। ओके, रामलाल जी। जयेश जी आपका? एवियन। ओके, अमित आपका भी शायद वीडियो में देख नहीं पा रहा हूँ। ओके ओके, सो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सभी लोग एवियन सफर कर रहे हैं, करेक्ट? ओके, वी गॉट द थम्स आल्सो। ओके, सो नो नो गुड। आई थिंक माय टीवी गिवन यू द इन्फॉर्मेशन। क्या आपको पहले बता ही दिया गया है कि अहमदाबाद में हम लोग आ रहे हैं, और 25th से हम कैंप स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज डेट इज ऑलरेडी फिक्स्ड, एंड ऑलरेडी लॉट ऑफ पेशेंट दे हैव लाइक बुक देयर अपॉइंटमेंट। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि आप इसमें से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, या प्लीज, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उसमें से क्या आप लोगों ने पहले मुझे कहीं पे देखा है, या यूट्यूब पे देखा, या किस सोशल हैंडल पे मुझे देखा पहले?
या मेरे बारे में क्या आपको पता था पहले कुछ कि ट्रीटमेंट करता हूँ मैं, क्या डिजीज का ट्रीटमेंट करता हूँ? कितने लोग पता था? ओके, आशीष जी बताइए। एक्चुअली मैंने आपका जो हॉस्पिटल के बारे में और आपके बारे में फेसबुक के ऊपर देखा था। उसके बाद मैंने यूट्यूब के ऊपर सर्च किया और थोड़ा इन्फॉर्मेशन लिया आपके बारे में। सो तो आपको वहीं से इन्फॉर्मेशन मिली? वहीं हाँ, वहीं से मुझे इन्फॉर्मेशन मिला और फिर मैंने ओके। कांटेक्ट किया था हॉस्पिटल। तो आपकी टीम ने मुझे वीडियोस वगैरह दिए थे, मतलब एवीएन के बारे में, उसके मतलब कैसे ठीक होता है वगैरह वगैरह, मतलब डिटेल में नहीं करेक्ट। था, लेकिन जो आपके वहाँ पे का मतलब पेशेंट ठीक होके गए थे उनके फीडबैक वीडियोस थे, तो राइट वो राइट वगैरह राइट। मैंने चेक किया था। हाँ। ओके आशीष जी, वेरी गुड। ओके जयेश जी, आपका क्या है? आपको कैसे मालूम पड़ा हमारे यहाँ के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में? मैंने सर फेसबुक या फिर इंस्टा में आपकी रील देखी हुई थी, तो वहां से फॉलो किया था। ओके ओके ओके। अच्छा मानसी जी, आप कैसे मालूम पड़ा आपको यहाँ के बारे में? मेरे बारे में पहले कहीं देखा था मुझे इसके पहले, फेसबुक नहीं, या पहले इंस्टाग्राम? तो नहीं देखा, फेसबुक में आपका वीडियो आया था। ओके ओके। जी। सो मुझे लगता है कि ये आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं सोशल हैंडल्स पे मेरे बारे में इंफॉर्मेशन लिया, देखा, आपने सुना। So unfortunately, you all are suffering with the disease like avascular necrosis. It is a very very sensitive disorder. और बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज के टाइम पे जो सफ़र कर रहे हैं इस डिजीज से। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो बहुत यंग एज में सफ़र कर रहे हैं। और मैं दुर्भाग्यवश मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि मैं स्पेशली आपकी एज के ही पेशेंट से रेगुलरली बात करता हूँ और उनको ट्रीट करता हूँ। इसको मैं अनफॉर्चुनेटली बोलूंगा कि इस एज में, जिस एज में उनको बहुत सक्सेसफुल या उनको अपने एम की तरफ या अपने विजन की तरफ देखना चाहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, वहां पे इस बीमारी से सफर करते हैं वो या कर रहे हैं वो। और खासकर 90% पेशेंट जो मैं देखता हूँ कि वो एवियन से सफर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें कोविड रीजन रहा है। तो क्या आप लोगों में से कोई ऐसा है जो कोविड से सफर कर रहा था पहले, उसके बाद उसको एवियन अटैक हुआ? कितने लोग ऐसे हैं? मुझे जरा, हाँ वेरी गुड जयेश जी, बिल्कुल, हाँ जैसे रामलाल जी। और कोई? आशीष जी आपका? मुकेश जी भाई ने भी कोविड है, वेरी। कोविड ही ओके। हुआ था, 14 डेज अस्पताल था मैं। देखिए देखिए, मैं देख पा रहा हूँ कि ऑलमोस्ट, जैसा मैंने बताया कि 90% ऑलमोस्ट जितने भी लोग यहाँ पर हैं उसमें 90% लोग आज कोविड के बाद एवियन सफर कर रहे हैं। सो आई वांट टेल यू कि हम एवेस्कुलर नेक्रोसिस का ट्रीटमेंट, अगर मैं अपनी बात करूं तो सिंस लास्ट 7 इयर्स, और 8 इयर्स होने वाले होंगे तब से मैंने स्टार्ट किया। और कोविड आज से 3 साल 4 साल पहले स्टार्ट आया था यहाँ पर। तो कोविड से बहुत सारे लोगों ने सफर किया और देखा भी होगा आपने कि सब एवियन, केवल मैक्सिमम केसेस जो आ रहे हैं वो एवियन के आ रहे हैं। और बहुत सारे ऐसी कंडीशंस भी आपने देखी होंगी जिसमें पेशेंट को सीधे रिप्लेसमेंट के लिए बोल दिया जाता है। अच्छा, कितने लोगों को यहाँ पर रिप्लेसमेंट के लिए बोला गया है तब आपने सोचा कि चलो दूसरा ऑप्शन देखते हैं? ओके रामलाल जी, रिप्लेसमेंट के लिए या कोई भी छोटा ऑपरेशन, कोडी कंप्रेशन या स्टेम सेल का? हाँ, कोर डिकम्प्रेसर का ही बोला था अच्छा, डॉक्टर ने। मुझे लगता है सभी को कुछ ना कुछ बोला गया है, ऐसा ऑपरेशन, छोटा ऑपरेशन या बड़ा ऑपरेशन, राइट? तो जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ आपको, सबसे पहले ये बताइए मुझे कि आप लोगों को एवियन के बारे में एग्जैक्टली पता है कि एवियन क्या है, या इसका ट्रीटमेंट केवल सर्जरी ही है, या कुछ और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं? इसको हम डिले कर सकते हैं या सर्जरी को टाल सकते हैं, ऐसा कुछ है आपके दिमाग में? नहीं मालूम है, ऑर्थोपेडिक तो मतलब कोडी कंप्रेशन या फिर वेट करो जब थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज में होता है तब रिप्लेसमेंट करा लो, अभी कोई जरूरत नहीं है राइट। वगैरह। और किसी का कोई एक्सपीरियंस, जैसे कुछ लोग और भी आए हैं, रेनिया जी, रिम्पल जी कुछ एक्सपीरियंस आपका शेयर करना चाहते हैं कि क्या बताया आपको डॉक्टर ने? मेरा एक्सपीरियंस तो क्या बोलूं मैं, मेरे दोनों पैरों में एवियन है और मेरे एक एक पैर में मैंने रिप्लेसमेंट करवा लिया है। ओ माय गॉड। मुझे ओके। मुझे पता नहीं था आपका ये मैं फेसबुक में मेरे हस्बैंड ने देखा और उन्होंने मुझे बताया। अभी मेरे दूसरे पैर में थोड़ी तकलीफ है, लेकिन मेरी स्कूल ज्वाइनिंग है, इसलिए अगले साल मैं वो अभी छोड़ने वाली हूँ। उसके बाद मैं ट्रीटमेंट लूंगी। ओके ओके ओके। आप कहाँ से हैं रेनिया जी? सूरत से। क्या रिम्पल रिम्पल। जी? सूरत से रिम्पल जी, हाँ, ओके। सूरत। रिम्पल जी आप सूरत से हैं? सूरत से ऑलमोस्ट 3 4 घंटे का रास्ता है शायद अहमदाबाद के लिए, राइट? हाँ। जी 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 जी।
बाकी वेरी अनफॉर्चुनेट कि आपने ऑपरेशन करा लिया। ये पता नहीं था इसके लिए, अगर मालूम होता तो ये नहीं करवाते। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही है। ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो जहां तक हम नहीं भी पहुंच पा रहे हैं, जैसे आप हैं, यंग एज में ऑपरेशन कराना पड़ा, तो ये एक मतलब आपके लिए ये एक चैलेंज रहा कि कोई ऑप्शन दिखाई नहीं पड़ा उस टाइम पे आपको। ओके, रामलाल जी, आप कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए इसमें कि क्या आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बताया है। हम्म। रामलाल, थोड़ा सा मुझे लगता है कि कनेक्टिविटी इशू है। ओके, मानसी जी, आपको बताइए क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, डॉक्टर ने क्या बताया आपको। सर्जरी करवाने के बोला है दोनों पैर में, कैसे, क्या रिप्लेसमेंट। स्टार्टिंग से, मतलब डॉक्टर ने दोनों के लिए बोला कि एक के लिए बोला। दोनों के लिए, दोनों के लिए। ओके, हम्म। सो बेसिकली मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा, बिकॉज एजुकेशन और अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर before going to any site we need to understand what's the disease exactly you are suffering. Okay, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे डिजीज क्या है स्पेशली, और हमारी जो डिजीज है वो किस तरीके से हमारे जॉइंट को खराब कर रही है और कितनी तेज से खराब कर रही है। आई थिंक दैट वी शुड फोकस फर्स्ट। ओके, बिफोर गोइंग टू द ट्रीटमेंट साइड, या कोई भी ट्रीटमेंट आप करवा रहे हैं या कुछ भी आप लाइफ में आपने ट्रीटमेंट करवाया होगा, शायद आयुर्वेदिक करवाया होगा, होम्योपैथिक करवाया होगा, कुछ भी करवाया होगा, तो मुझे लगता है कि अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट। आप सबको बताना चाहता हूं कि एवीएन के बारे में, एवीएन एग्जैक्टली है क्या, बिकॉज यहाँ पे देख रहा हूं मैं 95% लोग जो मुझसे कनेक्टेड हैं अभी, वो सभी लोग सफर कर रहे हैं वैस्कुलर नेक्रोसिस से। तो उसमें से अब मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि एवीएन एग्जैक्टली क्या है, एवीएन किस वजह से आपको इम्पैक्ट कर रहा है। आफ्टर कोविड, जैसा आप लोगों ने देखा होगा, कोविड के बाद बहुत सारे लोग सफर किए, तो कोविड में जो इंजेक्शन आपको दिए गए या मैनेजमेंट जो किया गया, एज पर माई एक्सपीरियंस आई वांट टेल यू कि आप सब लोगों में से ऐसे भी लोग होंगे शायद जिन्होंने कोई भी स्टेरॉइड या कोई भी इंजेक्शन या हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं हुए होंगे। कितने लोग ऐसे हैं, देख रहे हैं ये। दैट इज बिकॉज मैं जानता हूं ना ऐसे पेशेंट्स को कि वो एडमिट भी नहीं हुए होंगे तब भी वो सफर कर रहे हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं एज पर माई रिसर्च जो मैंने देखा, जो मैंने आई फाउंड दैट कि जो पेशेंट कभी एवियन से सफर कर रहे हैं या कर रहे हैं अभी, उनको अगर एवियन पहले कभी कोविड हुआ था तो उनको कोई मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ी थी, तब भी उनको एवियन हुआ है। तो ये पेशेंट की हर बार क्यूरियोसिटी होती है कि सर मैंने तो कोई टैबलेट भी नहीं ली, ना मैंने कभी हॉस्पिटल में कोविड टाइम एडमिट हुआ, तो मुझे क्यों एवियन हुआ। तो शायद आप लोगों ने अगर मेरे यूट्यूब को विजिट किया होगा, यूट्यूब चैनल पे, तो मैंने एक वीडियो उसमें अपलोड किया था। होता क्या है ना, कभी कभार हम अपनी बीमारी को समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीजें मिस कर देते हैं, है ना। तो डिजीज क्या होता है कि जब मैंने एक वीडियो अपलोड किया उसमें लिखा हुआ है, सब मैंने बताया भी हुआ है कि कोविड के बाद क्या हुआ है ना, हमारे बॉडी में ऐसे चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो है उसकी विस्कोसिटी बहुत इंक्रीज हो गई है। जो ब्लड की थिकनेस है, समझ रहे हैं आप, जैसे कि आप बोलते हैं ना आम भाषा में कि ब्लड गाढ़ा हो गया है, आपने सुना होगा ऐसा, कितने लोगों ने सुना है ऐसा। हाँ, ये इसलिए होता है ना कि ब्लड में विस्कोसिटी इंक्रीज होना, दैट मींस कि जो ब्लड का फ्लो है वो स्लो हो जाएगा। कोई भी चीज अगर बहुत विस्कोसिटी में बहुत ज्यादा है या आपकी हार्ड है तो वो स्लो मूव करती है ना। ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो हुआ क्या कि जो स्मॉल कैपिलरीज होती है ना आपके बोन में, आपने देखा होगा बोन के अंदर स्मॉल कैपिलरीज होती हैं, वहां पे ब्लड फ्लो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से बिना कोई स्टेरॉइड के भी आप एवियन से सफर कर रहे हैं आज। ये रीजन है। और इसीलिए लोग बोलते हैं कि सर डाइट प्लान का रोल क्या है, खाने से कैसे बोन रीजनरेट हो जाएगा। यस, इट इज पॉसिबल। मैं आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग इन द वीडियोज ऑल्सो कि कैसे डिजीज को हम रिवर्स कर पाते हैं, कैसे एवियन को कंप्लीटली नॉर्मल कर पाते हैं, एक मीटिंग ज्वाइन कर रही है। है ना।
अच्छा मुझे ये बताइए इसमें से कि स्टेजेस क्या क्या हैं आप लोगों की, मुझे जरा कंफर्म करेंगे एक लोग, आप अपने हैंड को रेज करके कि क्या नॉलेज में है आपके स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में, तो मुझे बताइए जरा आप लोग वन बाय वन। मुकेश जी हाँ बिल्कुल, हाथ से बताइए, बिल्कुल हाँ, वेरी गुड। सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और सेकंड स्टेज में, ओके। सेकंड एंड थर्ड स्टेज में अमित जी भी हैं, ओके। ये आप आशीष जी? स्टेज 2। स्टेज 2, जैसे मैं मानसी जी का देख पा रहा हूँ स्टेज 3 में मानसी जी भी हैं, ओके। रामलाल जी आप थर्ड स्टेज में। देखो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे स्टेजेस के बारे में, बिकॉज होता क्या है ना कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए स्टेज 2 और स्टेज 3 में क्या डिफरेंस है, और स्टेज 3 में क्या हो सकता है, और स्टेज 4 में जाने के बाद क्या होता है पेशेंट के साथ में। जब हम इनिशियल फेज में डायग्नोज करते हैं ना हमारे डिजीज को, तो हमें मालूम पड़ता है कि सेकेंड स्टेज उसमें होती है, या थर्ड स्टेज में हमें मालूम पड़ता है फर्स्ट टाइम, पहली बार हम डॉक्टर के पास जाने से पहले हम एमआरआई करवाते हैं, और एमआरआई में मालूम पड़ता है कि थर्ड स्टेज एवीएन है। तो एकदम से शॉक लग जाता है कि यार ये क्या है, व्हाट इज दिस, बिकॉज पहले तो मुझे कभी कुछ हुआ ही नहीं। और फिर हम क्या करते हैं, डॉक्टर से पूछने से पहले ही हम क्या करते हैं, सर्च करने लगते हैं। ऐसा कितने लोगों ने किया है, गूगल पे सर्च। तो हमें मालूम पड़ा कि यार एवीएन है, अब तो यहाँ से चीजें खत्म हो जाएंगी, अब ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। तो स्टेज 2 में क्या होता है ना, स्टार्टिंग में जब हम लोग डायग्नोज करते हैं एवीएन को एमआरआई में, स्टेज 2 में इनिशियली बोन डैमेज होता है। इनिशियली क्या होता है, जब आपके बोन का शेप एकदम नॉर्मल रहता है और अंदर डीजनरेशन हो रहा होता है। इसमें जितने लोगों ने मुझे बताया कि सर सेकंड स्टेज इस तरीके से, तो इनिशियल डैमेज आपको अंदर से देखने को मिलता है, एंड बाहर से बोन एकदम नॉर्मल रहता है। तो ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, बट अर्जेंसी बहुत नहीं होती कि बहुत ज्यादा अर्जेंसी है। लेकिन अगर स्टेज 3 में है हम लोग, स्टेज 3 में डीजनरेशन अंदर से बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से अब बोन का जो शेप है वो ऊपर से भी डैमेज होना शुरू हो जाता है। दैट इज वाई हमारा जो थर्ड स्टेज एवियन है वो एक एडवांस स्टेज एवियन के अंडर में काउंट होता है। इतना क्लियर हुआ सबको, नहीं हुआ? मुझे हाथ, हैंड रेस करेंगे बताएंगे हाँ क्लियर हुआ। ओके वेरी गुड, जैसे मैं इनको देख पा रहा हूँ, मुकेश जी को भी क्लियर हुआ, आशीष जी को भी, वेरी गुड, थम्स अप भी आया आपका आशीष जी। अब यहां से एक चीज हम और आगे बढ़ेंगे, देखिए थर्ड स्टेज के बाद क्या होता है, थर्ड स्टेज के बाद क्या होता है, फोर्थ स्टेज या फोर्थ ग्रेड आता है। उस टाइम पे क्या होता है, बोन कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। आपने अक्सर सुना होगा, आपके डॉक्टर ने बताया होगा कि एक बार जो बोन कोलैप्स हुआ वो वापस नहीं आता है। ऐसा कितने लोगों ने सुना है, देखा? ये क्या होता है, ये जब आप कंसल्टेशन कर रहे होते हैं डॉक्टर से ना, तो आपको बताया जाता है कि ये दो बोन गल चुका है, खराब हो चुका है, इट विल नॉट रीजनरेट अगेन। अब क्या होगा कि आप एकदम से आपका दिमाग ऐसा होता है कि यार अब कोई ऑप्शन नहीं बचा और डिजनरेशन इतना हो चुका है, तो डॉक्टर्स जो बोल रहे हैं आई थिंक वो सही होगा और उसमें कोई भी कमी नहीं होगी। दैट्स वाई वो एक ऑर्थोपेडिशियन है और वो इतने पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो बता रहे होंगे वो सही होगा। ऐसा हमारे दिमाग में चलने लगता है, एक साइकिल घूमने लगता है। और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी देखे होंगे आपने कि यार बोन खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, और ये बोन जो है वो आपके चलते चलते ही खराब हो जाएगा एकदम से। तो ऐसे केसेस भी मैं आपको बताऊंगा अभी, ऐसे केसेस भी अब मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा जिसमें बोन कंप्लीटली कोलैप्स हुआ है, तब भी वो पेशेंट आज अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं बिना कोई ऑपरेशन के। यहाँ एक दो पेशेंट ऐसे भी जिन्होंने ऑपरेशन करवा लिया है, और वो मेरे लिए अनफॉर्चुनेट है कि मतलब मैं उनसे पहले नहीं मिल पाया। तो वो पेशेंट अपनी लाइफ में इजीली आज अपनी लाइफ में सरवाइव कर रहा है, और बिना कोई प्रॉब्लम के, मतलब ऐसा नहीं है कि वो मेरी मेडिसिन खा रहे हो, सालों साल खा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई वांट टेल यू कि पॉसिबिलिटीज आर वेरी मच, बट नेवर लूज योर होप। मैं हमेशा बोलता हूँ अपने पेशेंट को कि आप सभी को, एक मेरी कोट है कि पेशेंट नीड्स पेशेंस, है ना। यहाँ पे आपको थोड़ा सा समय देना होगा क्योंकि आपकी एज बहुत ज्यादा नहीं है अभी। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सभी लोग अंडर 40 हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं है? अंडर 40, और मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी लोग होंगे अंडर 40, मतलब 40 के नीचे ही होंगे। कोई 20 में होगा, कोई 30 में होगा, कोई 25 में होगा, कोई 45 में होगा, कोई 40 में, 35 में होगा, 40 में है, मतलब अंडर 40 मुझे लगता है शायद सभी लोग होंगे ऑलमोस्ट। तो ये एज इट इज नॉट कि
हमारी ये एज अभी ऐसी नहीं है कि हम इस एज में ऑपरेशन करवाएं। और आपको मैं एक रियलिटी बताना चाहता हूँ, जिन्होंने करवाया भी है उनको बहुत केयरफुल रहना होगा आपके रिप्लेसमेंट के साथ में भी, क्योंकि अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो इट विल क्रिएट अ डिजास्टर फॉर यू। तो दैट इज वाई थोड़ा सा हमें यहाँ पर ये पूरा सीन है एलोपैथिक साइंस का। अब बहुत सारे लोगों ने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी कराया होगा, बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ ट्रीटमेंट करवाया ही होगा। तो कितने लोगों ने यहाँ पे आयुर्वेद से ट्रीटमेंट करवाया अभी, कुछ ना कुछ पंचकर्मा, टैबलेट्स, कुछ ना कुछ कराई है? अपना हैंड अप करें, वेरी गुड। मुकेश जी, मानसी जी, अमित जी, ओके। मैं इनका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ जिसमें आईफोन लिखा हुआ है। ओके, जयेश जी, मौलिक 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 मौलिक, मौलिक के बगल में फीमेल जो है जिन्होंने ऑपरेशन करा, क्या नाम? रामलाल जी। तो ऐसे पेशेंट्स हैं जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। अच्छा, आप लोग क्या एग्जैक्टली सोच रहे हैं अभी? मुझे जरा कमेंट में बताइए आप लोग कि क्या आप एग्जैक्टली चाहते हैं कि अब यहाँ से हमारा डिजीज जो थर्ड स्टेज पे है, तो क्या एग्जैक्टली आपकी थॉट है, आपकी सोच है क्या है यहाँ पे? कोई मुझे, या तो फिर एक अनम्यूट करके भी आप मुझे बता सकते हैं कोई एक। रिम्पल जी, हाँ रिम्पल जी, कोई भी एक बताइए मुझे कि आपका क्या सोचना है अभी यहाँ से, कि अब इतना समझ में आया डिजीज के बारे में, और मैं शो भी करूंगा आपको चीजें, कुछ ऐसी इंसाइट्स जो आपको बिलीव नहीं होगा कि ये पॉसिबल है, और इवन इन द रिपोर्ट्स इट इज शोइंग। अमित जी, क्या बताइए? सर जी, मैं आज कम से कम 10 साल से दवाई खा रहा हूँ। ओ माय गॉड, 10 years? 2016 में मुझे ये हुआ था। हाँ हाँ, मैंने बहुत सारे ओके। डॉक्टरों को दिखाया अच्छा, क्या बताया उन्होंने, और क्या कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं? अभी तो फिलहाल पेन किलर और ब्लड सर्कुलेशन की दे रहे हैं। हम्म, और उसके अलावा मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, तो वो सर्जरी के अलावा कुछ बता नहीं रहे, बोलते सर्जरी कराना पड़ेगा। ओके। तो सर्जरी के तो लिए उन्होंने मैंने मतलब, थोड़ा सा स्टॉप भी किया हूँ कि मुझे हम्म, कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए करके। लेकिन ओके, मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है। अभी कैसा है ना, ये एज में मुझे 43 ईयर एज है मेरी। हम्म, 43 में समझो मेरे 2016 से आज 2024। हम्म, 8 अरे साल। धीरे धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे वो पेन बढ़ता जा रहा है। हम्म, और उसमें कोई तो अभी अभी बता नहीं टैबलेट्स रहे, कौन सी क्योंकि ले रहे मैंने थे आप, हार्ड कौन वेट से का भी टैबलेट से हार्ड कंटिन्यूस कर रहे हैं? मेरा ट्रायोफिन है और प्रेगासन MX एक सारे। तो इतने टाइम से आप पेन किलर्स, या ये जो आपने बताई है पेन ये किलर अब नर्व भी की, चालू किया है सर, 1 ईयर हुआ। 1 year से उसके रेगुलर लेते पहले हैं पेन किलर, रेगुलर ले रहे हैं? रेगुलर मतलब 2-3 दिन छोड़ के एक बार। कौन सी पेन किलर लेते हैं? ट्रायोफिन है और प्रेगासन MX सारे। तो आपको ये पता है कि कितना इम्पैक्ट कर सकता है ये डिजीज हमारे जॉइंट पे या हमारे सर इंटरनल ऑर्गन पे? बरोबर है, लेकिन अभी कैसा है ना, डेली मतलब डेली का तो नहीं ले रहा हूँ, और 2-3 दिन छोड़ के एक बार, वो भी 1 टाइम ओके। नाइट के टाइम पे। और ज्यादा पेन होता है तो ही लेता हूँ, नहीं तो नहीं। फिर भी पेन किलर का रोल, जैसे मान के आपकी एज 43 है, अभी यहाँ से धीरे धीरे चेंजेस आपकी एज में भी आएंगे, तो पेन किलर का जो इम्पैक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा इसमें, है ना? लेकिन सब सब डॉक्टर सर कुछ अलग बोल रहे हैं। हमें हार्डवेज के पास गया तो हार्डवेज भी बोल रहे हैं कि कुछ ब्लड अंदर जम गया है हाँ हाँ। उसने। अरे समझो ना, पैसे तो ऐसे जा रहे हैं ना, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा और कुछ क्लैरिटी है। भी वो नहीं मिल रही जैसा है। बोलेंगे वैसा हाँ, वो जैसा बोलेंगे वैसा हाँ, अभी क्या बोलेंगे। और ओके उसमें भी ओके। अभी कैसा, मेरा टेलर का काम है, मशीन पे बैठ के मेरा काम करना हो। अच्छा अच्छा, तो आपका स्टिचिंग जॉब है मतलब, ऑलमोस्ट ना, हाँ मतलब। हाँ, टेलर ओके। का। हम्म, तो क्या ठीक है। बैठने में दिक्कत नहीं होती है, हम्म और जैसे खाना खाने जमीन पे बैठते हैं ना, तो हम्म पैर ऐसा मुड़ता नहीं है। हम्म। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट आए हुए हैं, शायद आपकी जॉब में आपको लेग्स को भी मूव करना होता है, राइट? हाँ, आपको, लेग्स को है भी ना, मूव करना है। लेग्स को बराबर कंटिन्यूअसली मूव करना होता है, तभी आप ये काम कर साइड पे सकते भी हैं। हट ऐसा भी होता है, प्रेस भी होता है, और साइड में भी ऐसा होता है। हाँ, समझ गया, मैं समझ गया बिल्कुल, क्योंकि मुझे पेशेंट ने बताया कि सर ऐसा काम होता है, तो उसकी वजह से पैर में, लेग्स में थोड़ा सा इफेक्ट आने लगता है, प्रॉब्लम आने लगती है, तो उस वजह से दिक्कत थोड़ी बढ़ जाती है मेरी। तो और वही ये, पैर है, राइट साइड का ही पैर है वापस।
ओके ओके ओके। तो अच्छा ये बताइए कि अब आप लोग इसमें से अपना 1 बाय 1 अपने केस को डिस्कस करिए। आप लोग के जो क्वेश्चंस हो आप मुझे पूछ सकते हैं अभी फिलहाल के लिए। डिजीज क्लियर हुआ आप लोगों का, नहीं हुआ? मुझे बताइए पहले। हाँ हाँ क्लियर हुआ। सभी का हुआ है क्लियर? आशीष जी, हेलो। आशीष जी आपका डिजीज क्लियर हुआ है कि क्या होता है बीमारी एग्जैक्टली? ओके। डिसीज तो मालूम है क्या है, मतलब वहाँ पे जो भी जॉइंट्स है वहाँ पे जो वेन्स है, मतलब कोविड स्टेडियर से वो वेन्स शायद डेट हो गई है। वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन नहीं जा रहा है करके, तो राइट। वो एरिया जो है वो डैमेज होना चालू हुआ है। तो अभी क्या है कि मुझे एक्चुअली पता नहीं, मुझे ये जो है एवियन वो एक्सीडेंटली फाइंड हुआ है। मैं थोड़ा कमर का दिखाने गया था, तो एमआरआई वाले डॉक्टर ने बोला कि आपके हिप्स में भी प्रॉब्लम है, तो उसका भी एमआरआई कराया। तब मालूम पड़ा कि ये स्टेज 2 में भी A B 2 आता है, उसमें A में है। राइट राइट तो अभी फिलहाल फिलहाल मुझे चलने में घूमने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन डॉक्टर ने बता मतलब डॉक्टर फिर मैंने ऑर्थोपेडिक को दिखाया, तो उन्होंने बोला कि इसका तो एक ही ऑप्शन है, कोर डिकम्प्रेशन सर्जरी करो। तो और सर्जरी 2 दिन का रहेगा, डेढ़ महीना आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा। अभी मेरा जॉब ऐसा है, मेरे को डेली 70 किलोमीटर का मूवमेंट है मेरा डेली। रोज रेगुलर? रोज, हाँ डेली सुबह 30 किलोमीटर जाने का, 35 किलोमीटर आने का, तो 70 किलोमीटर रोज मेरा ट्रैवलिंग है। और पूरा दिन भर में भी काम रहता है, तो मतलब मैं एक महीना तो घर पे रेस्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि फिर मेरे पास कमाने के लिए पैसे ही नहीं रहेंगे, सैलरी नहीं आएगी। मैं समझ रहा हूँ। तो वो प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने ऑपरेशन के लिए उनको मना किया। फिर मैंने ऐसा सर्च कर रहा था कि इसका कुछ अल्टरनेट मिले, ताकि क्या है, हम लोग घर पे बैठे बैठे भी इसको सही कर सके, या फिर कुछ मेडिसिन है या उससे वगैरह। फिर सही है। मैंने दूसरे ऑर्थोपेडिक को दिखाया अहमदाबाद में ही। दूसरे ऑर्थोपेडिक को दिखाया, तो उन्होंने बोला कि आपका अभी ये स्टेज पे है। उन्होंने 3 महीने का मुझे टैबलेट दिया है, उसमें कैल्शियम का है, रोबोविन है, और ये अपने जो खून पतले करने वाला रहता है वो 3 टैबलेट्स इको दिया हुआ एस्प्रिन, है। इको एस्प्रिन। हाँ, इकोस पे वो 3 टैबलेट दिया हुआ है, तो वो अभी मैं ले रहा हूँ फिलहाल। उन्होंने बोला ये 3 महीना आप करो, 3 महीने में कुछ चेंजेस, मतलब ट्रायल बेसिस पे ही दिया है, समझ लो आप, यूज एंड ट्रायल, मतलब मेरे पे वो ट्रायल कर रहे हैं कि इससे मुझे फायदा होगा कि नहीं होगा। लेकिन ऐसा कोई फिजिकली नहीं किया। फिर मैंने यहाँ पे दिखाया था फिजियो को, तो फिजियो का इसमें रोल रहता है कि जो अपने बॉन के आजू बाजू के जो मसल्स है उसको थोड़ा स्ट्रेंथ करते हैं, ताकि अपने को कोई पेन ना हो, तकलीफ करेक्ट ना हो। करेक्ट, बिल्कुल सही है। तो फिजियो वाला मैंने थोड़ा बहुत मतलब चल रहा है मेरा फिजियो का भी साथ में। तो क्या है, ताकि क्या है कि ये जहाँ से बॉन डैमेज हो गया है, वो तो डॉक्टर दोनों ऑर्थोपेडिक ने तो वही बोला कि ये रिवर्स नहीं हो सकता है, ये जो है या तो रुक सकता है या तो फिर ये बढ़ सकता है। तो अभी रोकने के लिए तो उन्होंने वो कैल्शियम वगैरह का टैबलेट्स दिया हुआ है कि इससे कुछ रुक जाए, और ये खून पतला करने का टैबलेट इसलिए दिया है कि शायद खून न पहुंच रहा हो तो वो पहुंचना चालू हो जाए। तो और ये फिजियो वाला 2 चीज का अभी मेरा चल रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये क्या है कि पहले जैसा नॉर्मल हो जाए या रिकवर हो जाए, ताकि क्या है कि मतलब मुझे अभी भागने मतलब दौड़ने के लिए, कूदने के लिए टोटली अवॉइड करने के लिए बोला हुआ है, तो क्या बिल्कुल है मैं सही, मेरा बिल्कुल सही। नॉर्मल, हाँ नॉर्मल लाइफ में जी सकूँ। हम्म। अभी मेरा एज क्या है, 39 ही एज है, ज्यादा एज भी नहीं। नहीं नहीं, ये मैंने बताया ना कि ऐसे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो इस कंडीशन में, इस एज में, पहले स्टार्टिंग बताया कि हम्म इस एज में चीजें अगर होती हैं तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं पेशेंट को हम्म उसकी हम्म लाइफ में आगे सरवाइव करने में। तो हम्म अभी जैसे कि आपने बताया कि उन्होंने बताया कि ऑप्शन नहीं है, ये रिवर्स नहीं हो हम्म सकता, या इसमें अगर एक बार डिजीज हुई तो ये बीमारी हम्म कभी भी वापस सेटल डाउन नहीं हो सकती, कभी भी नॉर्मल हम्म नहीं हो सकता। सो आई एम हम्म गोइंग टू शेयर यू लाइक सम इनसाइट्स, जिसमें आप देखेंगे कि जो पेशेंट को ऑपरेशन बताया गया था, जिनको आपने हम्म देखेंगे आप कि उनको ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया गया था, हम्म उनकी एमआरआई में लिखा हुआ है, जैसा कि आपकी एमआरआई में लिखा हुआ है कि हम्म ऐसे कुछ ऐसे मैनेजर थे सेंट्रल बैंक के, है ना, उनका हम्म भी यही सेम सिचुएशन था। तो आई एम गोइंग हम्म टू शेयर यू द वीडियो, और उसमें आप देखेंगे एग्जैक्टली कि कैसे वो पेशेंट ने अपनी लाइफ में रिवर्स किया है उन चीजों को, और कंप्लीटली वो एमआरआई नॉर्मल आ रही है। सर मेरा एक क्वेश्चन है आप, प्लीज, प्लीज बताइए। मेरा एक क्वेश्चन है सर कि मतलब ये ऑर्थोपेडिक्स वगैरह जो भी मतलब इतने पढ़े लिखे MBBS है MD है, वो लोग मना कर रहे हैं। जी, फिर ये मतलब आपका कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट रहेगा जिससे ये हो जाएगा करके, मतलब रिवर्स हो जाएगा? तो मतलब मैं देखिए थोड़ा ऐसा एक है, देखिए लॉजिक ऐसा है, लॉजिक जानना चाहता करेक्ट था। करेक्ट करेक्ट, देखो लॉजिक और इलॉजिक, देयर इज द टू वर्ड्स बिहाइंड दिस। हम्म लॉजिक और इलॉजिक, अगर हम डॉक्टर की बात करें तो आप अगर डॉक्टर की बात कर रहे हैं, सो हम्म लॉट ऑफ डॉक्टर्स, लॉट ऑफ सर्जन्स
they are coming to my hospital or they are taking the treatment of Ayurveda for their avascular necrosis, है ना? आप अगर मेरे YouTube पे जाएंगे तो lot of MBBS, lot of surgeons जो जनरल सर्जन्स हैं, ऑर्थोपेडिशियन हैं, they are taking, gynecologist हैं, they are taking my treatment. It is uploaded in my YouTube channel, so you will get that exact point कि why they are coming. They shared their experience in the form of video. अब आपने पूछा कि ये लॉजिक क्या है इसके पीछे का, आप क्यों ऐसा कर पा रहे हैं? So there is a science through Ayurveda I'm able to do that. Okay. अब दूसरी चीज, लॉजिक और इलॉजिक, जब हमारी डिजीज हमारी डायग्नोज होती है फर्स्ट टाइम, तो हमारी MRI में मालूम पड़ता है कि हमें AVN है. ओके, दिस इज द ओनली थिंग जिससे हमें मालूम पड़ता है कि हमें AVN हो रहा है. अब उसी MRI में ये मालूम पड़ रहा है कि देयर इज नो एवास्कुलर नेक्रोसिस, दैट मींस कि डिजीज वहां से कंप्लीटली खत्म हो चुकी है ना? अगर हमारी डिजीज सबसे बड़ी रिपोर्ट हमारी AVN की MRI ही है, और MRI और एक्सरे से ही आप जान सकते हो कि बोन कितना खराब है या कितना अच्छा है, या बोन में AVN है या नहीं है. तो अगर आपको MRI में नॉर्मल आ रहा है तो वो MRI रिपोर्ट उन डॉक्टर्स के लिए दैट इज एग्जांपल कि इट इज पॉसिबल टू रिवर्स, है ना? दूसरी चीज, एक सिंगल MRI में रिवर्स नहीं हुआ है, एक सिंगल MRI में रिवर्स हुआ हो. वी हैव लॉट ऑफ मल्टीपल पेशेंट्स जिन्होंने MRI रिवर्स किया और जिनको अर्जेंसी क्रिएट करी गई थी टू गो फॉर रिप्लेसमेंट, कि आपको अभी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आप चल नहीं पाएंगे. तब उन पेशेंट ने भी MRI को नॉर्मल किया हुआ है. So I'm going to share you something in front of you. You can see in the section, जिसमें आप देख सकते हो एग्जैक्टली कि AVN के स्टेजेस में कैसे रिवर्सल आता है और कैसे उन पेशेंट, जो सतविंदर का स्टेज फर्स्ट था, जिसमें आप देख सकते हैं कि MRI में स्टेज फर्स्ट विद लॉट ऑफ, यू कैन सी मोन मैरो एडिमा, ये आपके में भी लिखा होगा, है ना? स्टेज 2 जिसमें मोन मैरो एडिमा होता है, तो वो स्टेज फर्स्ट और स्टेज 2 के बीच में पेशेंट, उनको हम लोग काउंट करते हैं. जैसा कि आपने बताया था किसी ने अभी कि स्टेजेस में क्लासिफिकेशन होते हैं, स्टेज 2 है तो 2A B इस तरीके से होता है. वैसे ही स्टेज अगर इनिशियल फेज में होती है तो सेकेंड स्टेज को हम लोग सेकेंड स्टेज विद मोन मैरो एडिमा, तो सेकेंड A बोला जाता है इसको. इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन करते हैं उन पेशेंट्स का. और इसमें देख सकते हैं आप, इसमें लास्ट में भी लिखा हुआ है कि मोन मैरो एडिमा, मिनिमल बायलैटरल हिप जॉइंट डिफ्यूजन. इसमें सतविंदर जी का ये पहले का MRI था, है ना? अगर AVN ऐसी डिजीज है जिसमें एक बार होने के बाद वो कभी सही नहीं हो सकती, तो अब मैं आपको दूसरा रिपोर्ट दिखाने वाला हूं उन पेशेंट का जिन्होंने अपनी MRI फिर से करवाई. This is the MRI of the second MRI of the patient. सतविंदर जी, आप चेक कर सकते हैं इसको, और इसका वीडियो भी इट इज अपलोडेड इन माय YouTube चैनल फॉर पब्लिक, in the public platform. So you can see the normal study. There is no AVN, there is no bone marrow edema, there is no degeneration, nothing that is showing in the MRI. So this is, I'm not telling myself that I'm doing great in my life or in my practice, but something which I have diagnosed, which I have got that कि मैंने वो चीजें implement करी, then we got the results in front of you. You can see in the MRI. So अब रही बात बड़े बड़े ऑर्थोपेडिशियंस या बाकी लोग क्यों बता रहे हैं ऐसा, देखो इंपॉर्टेंट ये करता है कि इफ यू आर टेकिंग अ डिजीज इन अ प्रॉपर वे, कि आपको ये समझना है कि इसमें टाइम लगता है, इट विल टेक टाइम, और वो आपको देना पड़ेगा, है ना? ऑर्थोपेडिक या एलोपैथिक साइंस में चीजें बहुत डिफरेंट हैं. वहां पे वो कट एंड रिमूव का उनका प्रोसीजर है और जो उनको बताया गया. आई एम नॉट अगेंस्ट एनी साइंस, यहाँ पे जो भी साइंस है, चाहे वो एलोपैथिक हो चाहे होम्योपैथिक हो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम आयुर्वेद से क्या कर पा रहे हैं और द रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू कैन सी. अभी मैं और भी रिपोर्ट्स आपके सामने शो करूंगा जिसमें स्टेज 3 को हमने रिवर्स किया हुआ है, इसमें स्टेज 2 का भी हमने रिवर्स किया हुआ है, स्टेज 4 में भी स्टेज 3 पे पेशेंट को लेकर आए हैं, देन स्टेज 3 से स्टेज 2 पे आया है, या स्टेज 2 से फर्स्ट पे पहुंचा है वो. So it is a procedure, a step by step procedure. So anything else you want to ask, you can ask me after this report.
सर आपका जो मतलब ट्रीटमेंट रहता है वो कैसे रहता है आयुर्वेदिक में, मतलब क्या देखो रहता है? प्रोसीजर्स आर वेरी डिफरेंट। अब इसमें अगर हम बात करें प्रोसीजर्स की एग्जैक्टली, सो वी आर इम्प्लीमेंटिंग लॉट ऑफ थिंग्स, है ना, जिसमें कि आपने देखा होगा, मैंने पहले इसी चीज को क्लियर किया आप सभी लोगों को कि एवियन में क्या होता है एग्जैक्टली, ब्लड सप्लाई का रुकावट होता है जिसकी वजह से एवियन या बोन खराब हो रहा होता है। And just because of that reason, your bone is not getting proper blood supply. That is why it is degenerating. और इसी वजह से वो खराब हो रहा होता है। हम्म। इतना क्लियर हो रहा है? तो अगर ये इतना क्लियर है हमें, तो अगर हमारा ब्लड सप्लाई अगर जो रुका हुआ है अगर वो चलने लगेगा या वो जाने लगेगा, so there is some compensatory mechanism inside the body, जिसमें अगर आपने सुना होगा, चाहे वो आपके हार्ट की बात अगर मैं करूं, तो हार्ट में भी ऐसा होता है कि अगर आपका 30% 40% ब्लॉकेज होता है, तो बॉडी ही अपने आप से कुछ कैपिलरीज से, कुछ स्मॉल कैपिलरीज से ब्लड को फुलफिल करने लगती है आपके हार्ट की तरफ। उसी को हम लोग बोलते हैं कंपनसेशन मैकेनिज्म। आपने सही बोला कि जो ब्लड सप्लाई डैमेज हुई या डिजनरेट हुई, वो रीजनरेट करना मुश्किल है, बट वो जो वहां पे डैमेज एरिया क्रिएट हुआ है फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज के आसपास, वो डैमेज एरिया को अगर हम ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर रहे हैं, सो इट विल रिवाइव बैक। और बॉडी में ऐसी मैकेनिज्म प्रेजेंट हैं, तभी वो एमआरआई नॉर्मल दिखाई पड़ने लगती है पेशेंट में, जो कि कभी भी मेडिकल साइंस में पॉसिबल नहीं हुआ। दूसरी चीज, इसी बीच के लिए मैंने इसी चीज को प्रूव करने के लिए आई हैव ऑलरेडी रिटन और सबमिटेड माय रिसर्च पेपर और विद द मल्टीपल रिपोर्ट्स इन इंटरनेशनल जर्नल। बहुत जल्दी वो भी पब्लिश होने वाला है। और उसके बाद आप रिसर्च बेस्ड आप लॉजिक और इलॉजिक में डिफरेंस कर पाएंगे, व्हाई वी आर डिफरेंट देन अदर्स, why we are giving the best results in the field of Ayurveda, especially for avascular necrosis or joint disorders. और सर ये जो एमआरआई थे दो जो आपने अभी दिखाया, व्हाट वाज द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन दीस टू एमआरआईज? Firstly, you have to understand patient body have different types. Okay, like if somebody is suffering, that's why I asked one question. First of all, like when I asked like कि आपको कितने टाइम से प्रॉब्लम हो रहा है ना, या आपका डिजीज कोविड की वजह से हुआ है, या आपको डिजीज हुआ है कि आपने कोई ट्रॉमा हुआ है आपको, या कोई सेकेंडरी डिसऑर्डर रहा है आपको, तो स्टेरॉइड अगर आपने लिया है या इनटेक किया है, या कोविड की वजह से आपने इंटेक किया है स्टेरॉइड को, तो इट विल टेक मच टाइम एज कंपेयर टू ट्रॉमेटिक एवास्कुलर नेक्रोसिस। अगर चोट लगने की वजह से एवियन डेवलप हुआ है तो वो जल्दी रिकवर होता है, दैट इज माय एक्सपीरियंस। इंस्टेड ऑफ अगर आपको एवियन डेवलप हुआ है आपके कोविड के बाद या स्टेरॉइड के बाद, so it will take more time than traumatic avascular necrosis to recover. और बॉडी टू बॉडी जो आपने रिपोर्ट देखी, उसने might he has taken 3 month treatment. After that उसने 1 महीने 2 महीने वेट किया क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं सब सही चल रहा है, and suddenly he went for MRI, then he got the report कि उसकी रिपोर्ट में नॉर्मल है, MRI में एवियन है ही नहीं। फाइन फाइन सर। So I'm going to share you some more reports or some more videos also. You will get that exactly. I'm sharing the link कि आप लोग को कैसे मालूम पड़ेगा कि कैसे डिजीजेस में रिकवरी मिल रही है पेशेंट्स में। You can see the video of the central bank manager. One second, sir. I'm just increasing the volume. Yeah. ये मैंने आपको बताई नहीं थी, लेकिन उससे अगले दिन ही ये था। तो एक मेरे कुलीग हैं वहाँ पे ग्वालियर में, उनसे मेरी बात हुई, तो वो भी यहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे थे। ठीक है। तो उनसे मुझे काफी कॉन्फिडेंस मिला। मैंने यार इसको अवॉइड करके पहले एक बार ये वाला ट्राई कर लेते हैं। ठीक है। तो मैंने YouTube पे काफी सर्च किया, मैंने देखा कि इसका एवियन का और क्या इलाज हो सकता है, और मतलब मुझे हट फिर के मुझे यही लगा कि आयुर्वेदिक में थोड़ा सा इसका ग्रांटेड इलाज है, बाकी जगह नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनकी एमआरआई में जब फर्स्ट विजिटिंग कंप्लीट हुई, जब उन्होंने क्या हुआ कि मेरे पास जब आया था तो 28/6/2022 की इनकी एमआरआई थी। जैसे कि बताया उन्होंने कि इनको 2-3 महीने का बेड रेस्ट बोला गया था। जब मेरे यहाँ ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ इनका 2-3 महीने के बाद इन्होंने बात करी और इन्होंने तुरंत डिसीजन लिया कि मुझे ट्रीटमेंट के लिए आना है। अब मैं आपको वो एमआरआई दिखाता हूँ, पहला वाला फिल्म। बेसिकली आप सब लोग फिल्म देखना चाहते हैं, तो स्पेशली मैं आज आपको मैं फिल्म दिखाने जा रहा हूँ, फिल्म में कैसे चेंजेस आए और कितना 100% रिकवरी किसको बोलते हैं इन द एमआरआई, वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। दैट इज द फर्स्ट एमआरआई
इसमें हम देख सकते हैं एग्जैक्टली डेट्स का मेंशन है प्रॉपर्ली इसमें 28/6/2022 ये फर्स्ट एमआरआई, ठीक है, राजेश शर्मा। एंड ये उन्होंने पहले से जिमनी स्कैनिंग से कराया था उन्होंने। अब इस एमआरआई में अगर आप देखें, देखो ये एवियन है, दैट इज एवास्कुलर नेक्रोसिस, हियर आल्सो यू कैन अंडरस्टैंड ये एवियन है। अब राइट हिप जॉइंट में इनको एवियन था, लेफ्ट नॉर्मल था, तो लेफ्ट देखो नॉर्मल ऐसा होता है, आप देख रहे हैं, ये एकदम क्लीन एमआरआई है, लेफ्ट वाला एकदम साफ है, इसमें कोई भी एवियन नहीं है। राइट वाले में एवियन है, देखो इस तरीके से होता है, ब्लैकिश एरिया, यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये भी देख सकते हैं, यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है, यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है। हियर आल्सो यू कैन अंडरस्टैंड इन दिस फिल्म, बिकॉज ये सारे एंगल्स हैं, देखो ये एंगल के साइन बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, ये एंगल्स हैं। तो अब क्या हुआ, जब ट्रीटमेंट के पहले का एमआरआई ये था और हमने आज एमआरआई ये मेरे पास आए हैं, तो ये एमआरआई करवा के आए 14/4/2023 की ये एमआरआई थी और ये मेरे पास आज आए हैं। तो अब ये देख सकते हैं, इसमें देखो फिल्म में पूरा एमआरआई नॉर्मल है, जैसा मैंने कहा था ना कि लेफ्ट वाला नॉर्मल था, राइट वाले में एवियन था। अभी इनके दोनों हिप जॉइंट में कोई भी सिंगल पॉइंट नहीं है, एवियन के एक भी सिम्टम्स नहीं है, नॉर्मल, एक भी एंगल पे आप देख सकते हैं, सारे एंगल्स आपके सामने हैं, आप अच्छे से उसको एनालाइज कर सकते हैं। देयर इज नो सिंगल डॉट ऑफ एवास्कुलर नेक्रोसिस इन द रीसेंट एमआरआई ऑफ द हिप जॉइंट ऑफ राजेश शर्मा। तो ये दोनों एमआरआई में हम कंपैरिजन कर सकते हैं, इसको इस एंगल को ले सकते हैं और इस एंगल को ले सकते हैं, आप जितने भी एंगल है दोनों को अच्छे से देख सकते हैं। कहीं पे भी अगर आपको एक सिंगल डॉट दिखे, यू कैन कमेंट मी आल्सो इन यूट्यूब कि सर इसमें एक डॉट दिखाई पड़ रहा है, और अगर नहीं है तो यू कैन अप्रिशिएट मी दैट सर यू रिजॉल्व द इश्यूज फ्रॉम द रूट। जैसा मैं बोलता हूँ कि विदाउट कट, विदाउट इंजेक्शन और विदाउट एनी अदर मेडिकेशन सर बोलते हैं। तो अब राजेश जी की मैं एमआरआई भी दिखाना चाहता हूँ, दैट वाज द फर्स्ट एमआरआई व्हेन आई स्टार्टेड। देखो ये है हमारे सामने दिखाया कि इसमें 28/6/2022 that was the first MRI that is avascular necrosis in the hip joint. It is showing in the minimal joint diffusion, it is showing in the hair, and it is a case of second and third stage avascular necrosis when I started. Then after that you can see the recent MRI report, that is the recent This is the world's first reusable cotton swab. It can remove up to 10 times more earwax. Latest studies show that traditional cotton MRI report here. You can see 14/4/2023. Earlier it was 28/6/2022. और आज की MRI में जो हमने अभी रिसेंट करवाई है 14/3 वाली, इसमें देख सकते हैं no demonstrable lesion, localizing lesion could be made out. Impressions, everything, observation, you can also see it like there is no problem, Earlier observation जो हमने MRI से स्टार्ट किया था इलाज, so you can see in the MRI report it is completely totally fine, normal. Now impressions, there is no degeneration, there is no everything disease is normal. So that was when I started the case, it was very difficult, and the patient, it was full of full of confidence. MRI से स्टार्ट किया था इलाज, you can see this is the exact thing. Okay, so first of all I think so now impressions, findings, observations, everything exactly is normal. So that was when I started the case. So you have seen that patient and reports also, and जब उसको स्टार्टिंग में उनको डायग्नोस हुआ and he got that कि उनको सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज का एवास्कुलर नेक्रोसिस है, at that time doctor suggested him कि आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा, there is no more option like left. तो अब यहाँ से आपको ट्रीटमेंट के लिए केवल ऑप्शन है ऑपरेशन के लिए।
और उसके बाद उनको मैसेजेस में कंसल्टेशन चल रहा था उनका, एंड ही हैव शेयर्ड, आई विल शेयर द लिंक आल्सो, ही हैज शेयर्ड मी द मैसेज आल्सो कि सर देखिए डॉक्टर ने बोला है कोई डिकम्प्रेशन होगा इसमें, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। तो उस कंडीशन से वो पेशेंट बाहर आए और वो पेशेंट ने दिखाया अपनी रिपोर्ट को उन डॉक्टर्स को भी, बिकॉज दे आर वेरी वेल एजुकेटेड पेशेंट्स। ओके, एक सेंट्रल बैंक में एक मैनेजर होना, इट इज लाइक नॉट ए कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। तो वेरी वेल एजुकेटेड पेशेंट, और वो पेशेंट ने अपनी रिपोर्ट्स को ऑर्थोपेडिशियन को भी दिखाया, एंड दे लाइक देयर feedback was like completely changed, like how it is possible, and it is not a single case. Like every day I'm like consulting with the patients and they are like telling the story about their self. So you can see the message here. इनको सजेस्ट किया गया था डॉक्टर को कि यहाँ पे देखिए सर रिगार्डिंग एवियन एंड सफरिंग फ्रॉम एवियन, एंड डॉक्टर रिकमेंडेड stem cell therapy. That was the message of 6 October 2022. इनका फर्स्ट टाइम द मैसेज आया था तो उन्होंने यही बोला कि सर इनको डॉक्टर ने ऐसा रिकमेंड किया हुआ है। That was the scenario it happened, and मैंने एक वॉइस, और अभी जैसे कि आपने यू कैन सी इन माय लेटेस्ट वीडियो आल्सो, इसमें एक पेशेंट ने अपनी स्टोरी शेयर करी है जिसमें वो काम करता है आपके स्टेरॉइड की फार्मास्यूटिकल में कंपनी में, जिसमें स्टेरॉइड ही बनता है, और उसके कॉन्टैक्ट्स ऐसे डॉक्टर्स के साथ में भी हैं जो डॉक्टर से वो रेगुलरली मिल रहा है। सो माय अल्टीमेट गोल इज टू अंडरस्टैंड, टू टेल यू कि एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड द और इन द मेडिकल फील्ड, कि आपको किस तरीके से थोड़ा सा चेंजेस किए जा रहे हैं और कैसे आप रिप्लेसमेंट की तरफ कैसे मूव हो रहे हैं, है ना। ऑपरेशन ऑप्शन के रूप में बताया जा रहा है, दैट इज फाइन, बट वन थिंग वी गेट टू नो दैट फर्स्ट कि क्या इस एज में ऑपरेशन हमें कराना चाहिए, दैट इज आई थिंक द पॉइंट वी नीड टू थिंक अबाउट। ओके, तब हम चीजों को समझ पाएंगे और चीजों को हम एनालाइज करके चीजें आगे बढ़ा पाएंगे। आई थिंक इट इज पॉसिबल व्हेन यू विल बी अवेयर अबाउट द डिजीज फर्स्ट। ओके, सो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं और आपको मैं शेयर भी करूंगा, शेयर द लिंक आल्सो, यू विल गेट दैट एग्जैक्टली कि कैसे पॉसिबल हो रहा है। और आपको कुछ क्वेश्चंस तो मुझे बताइए प्लीज, वन बाय वन यू कैन आस्क। आपका ट्रीटमेंट स्टेज 2 के लिए कितना दिन रहेगा, मतलब एडमिट कितना दिन रहना पड़ता है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ट्रीटमेंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो हमारा ट्रीटमेंट प्रोसीजर है, जो कि हम अभी ऐसे मैं अहमदाबाद में भी आ रहा हूँ, तो फर्स्ट ट्रीटमेंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टेड ऑफ कि हम आगे का जर्नी सोचें। अगर मुझे, जैसे कि आप लोगों ने बताया कि सूरत में कुछ लोग रहते हैं, और अगर मुझे गुजरात में मैं हूँ और मैं अहमदाबाद में हूँ और मुझे सूरत जाना है, तो फर्स्टली वी नीड टू स्टार्ट अ जर्नी। मैं डायरेक्ट फ्लाइट से पहुंच नहीं पाऊंगा वहां पे, क्योंकि होगा क्या कि मुझे बहुत सी चीजें करनी पड़ेंगी, उसके लिए प्रिपरेशंस करने पड़ेंगे, तब मैं उस जर्नी को स्टार्ट कर पाऊंगा, तो मैं पहुंचूंगा वहां पर। तो मुझे एक स्टेप लेना पड़ेगा, एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि एवरीबॉडी हैव डिफरेंट कंडीशंस। अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग एवियन के हैं तो दे हैव द डिफरेंट कंडीशंस। किसी को कोविड के बाद हुआ, या किसी ने स्टेरॉइड लिया उसके बाद हुआ, किसी का सेकंड स्टेज है, किसी का थर्ड है, किसी का सेकंड एक में है, एक में थर्ड है। सो एवरीबॉडी हैव डिफरेंट कंडीशंस, सो उनकी रिकवरी इट विल टेक टाइम और डिफरेंट टाइम्स, है ना। ऐसा भी होगा कभी कभी किसी पेशेंट को थर्ड स्टेज का रिकवर हो रहा है 3 मंथ में भी हो गया, किसी किसी को 4 मंथ भी लग रहा है। तो इट्स ऑल डिपेंडेंट बॉडी टू बॉडी। ओके, और सर आपका जो ट्रीटमेंट है मतलब वो कैसा रहता है, मतलब उसमें क्या मतलब कुछ चीड़-फाड़ रहता है कि नॉर्मल जो इट इज कैसा रहता है? कंप्लीट, इट इज, हाँ, यू कैन सी द, अभी मैंने इसी बात करी थी कि ये एक रिसेंट पेशेंट है हमारे, और इनकी आप वीडियो देख सकते हैं एग्जैक्टली वो कैसे उन्होंने कैसे ऐसे डॉक्टर्स जो मेरे टच में हैं, ऑर्थोपेडिक जो इसके स्पेशलिस्ट हैं, उन लोगों ने खुद मुझसे कहा कि आप इसको खाली रेस्ट करिए, दवाई खाइए, लास्ट ऑप्शन आपका रिप्लेसमेंट, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। काफ़ी मैं डिप्रेशन में चला गया था, बहुत चीज़ सोचने समझने के बाद मैं आयुर्वेदिक में गूगल पे सर्च करते करते आपका बारे में ब्रीफ हुआ, जो भी सब डिटेल मिली सब चीज़, तो एक के अंदर पॉजिटिव थॉट के साथ मेरे सर साहब से बात हुई, 10 दिन में सीधे यहाँ आ गए। जानता हूँ कि आयुर्वेदिक में रिजल्ट है, लेकिन वेट एंड वॉच, आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा अपने अंदर। दिमाग में बहुत चीज़ें घूमेंगी, कब होगा कैसे होगा, मैं दवा खा रहा हूँ एलोपैथिक में तो तुरंत दूसरे दिन चुटकी बजाय आराम मिल गया, लेकिन इसमें है आपको वेट एंड वॉच है। अच्छा, मैं इस लाइन में हूँ, मैं जानता था कि अगर मैं स्टेरॉइड मिलेगा भी तो मुझे रिजल्ट दूसरे दिन मिल जाएगा,
सही है। आराम मिलने लगेगा दूसरे दिन ही, क्योंकि एलोपैथिक में भी और स्टेरॉइड में यही होता है कि आप खाओगे तो आपको आराम तुरंत मिल जाता है। तो जब मैंने देखा मुझे आराम तो नहीं मिला, अभी हफ्ता भर भी हो गया आयुर्वेदिक दवा खा रहा हूँ मैं, तब मुझे लगा कि हाँ मिलेगा, लेकिन आयुर्वेदिक में मुझे मालूम वेट एंड वॉच वो देर से मिलता है। तो डाइट और एक्सरसाइज का कितना रोल है शैलेंद्र? तो रोल सर तीनों का है, मेडिसिन का भी है, डाइट का भी है, और आपका एक्सरसाइज, तीनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बगैर उसके पॉसिबल नहीं है तीनों चीज़। थोड़ा सा आपको वाइटिश और ब्लैकिश में दिखाई पड़ा, दैट मीन्स यहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है। और उसी के जस्ट थोड़ा सा नीचे आएंगे आप, देखिए इसमें कितना डैमेज एरिया दिखाई पड़ रहा है। तो ये था फर्स्ट MRI 12 अप्रैल 2024 का। हमारे सामने रिसेंट MRI है जिसमें सितंबर 5, 2024, सितंबर 5, 2024। और अब आप खुद देख लीजिए, इसमें एक भी डॉट अगर आपको दिखाई पड़ जाए तो मुझे पूरी MRI में बता दीजिएगा, ये पूरी MRI रिसेंट की है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा इसमें कि इन्होंने कैसे अपनी स्टोरी शेयर करी और कैसे इन्होंने बताया कि खुद इस फील्ड से बिलोंग करते हैं। कुछ चीजें मैं आप शायद आपने नहीं सुनी होगी। ये जैसे मैंने बताया कि स्टेरॉइड की ही मेन इनका कंपोनेंट है, स्टेरॉइड के लिए ही ये रिप्रेजेंट करते हैं डॉक्टर्स के पास जाकर। तो ये चीजें हैं। आपको इसमें थोड़ा सा इसमें समझ में आया होगा, कितने लोगों को इसमें समझ में आया कि हाँ ये पॉसिबिलिटीज होती होंगी और ऐसा सिचुएशन बन जाती है आसपास में हमारे, जिससे हम थोड़ा सा समझ नहीं पाते। कितने लोगों को ऐसा लगता है? ओके। सो अभी कोई क्वेश्चन है आपके? कुछ पूछ सकते हैं आप लोग, कुछ पूछना है आपको? सर डाउट खाली हो? ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी क्या रहेगी, थोड़ा आइडिया दे पाएंगे? देखिए ट्रीटमेंट जैसे मैंने बताया कि किस कंप्लीट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो कि हम करने वाले हैं, जो हम करते हैं यहाँ पर, वी आर इम्प्लीमेंटिंग लॉट ऑफ डिफरेंट प्रोसीजर्स। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में पंचकर्मा भी बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करवा के आते हैं। अक्सर पूछते हैं मुझसे कि सर पंचकर्मा, तो ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स इज क्वाइट डिफरेंट देन पंचकर्मा ऑल्सो, जो कि हम लोग, जिसमें आपने सुना भी होगा कि हम लोग उसमें ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, है ना। और वहाँ पे हम मल्टीपल प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और पेशेंट कंडीशंस कैसी है, अगर अर्ली स्टेज में है तो हमें कुछ प्रोसीजर इंप्लीमेंट करने होते हैं, कुछ और कंडीशंस हैं तो हमें उसमें अभ्यंगम या बाकी चीजें भी ऐड करनी होती हैं उसमें, स्वेदनम, दैट इज लॉट ऑफ प्रोसीजर्स वी आर इंप्लीमेंटिंग, गटिका यंत्र, लॉट ऑफ थिंग्स वी आर इंप्लीमेंटिंग। सो इट इज कंप्लीटली सेफ। जैसा कि आपने बोला, तो मुझे पूछा था कि सर क्या इसमें कोई कट, यस इट इज कट फ्री, कोई भी कट इसमें नहीं होगा, कोई भी इंजेक्शन नहीं, कोई भी मेडिसिन, कोई भी पेन किलर इस ड्यूरेशन में वी आर नॉट यूजिंग एनी सिंगल टैबलेट इन दैट ड्यूरेशन। ओके। And after treatment, we are suggesting for the X-rays also, and the patient going for the X-ray and they are getting the results in the X-ray. और after some time, जिसने किसी आप पूछा कि कितना टाइम लगता है, तो after 90 days, we are suggesting to each and every patient to go for MRI, the single like diagnostic tool to understand how much recovery you are getting from that treatment. बट अभी आपको दिखाने के लिए हमको लेटेस्ट MRI चाहिए, ऐसा कुछ है? नहीं, अगर आपको मुझे दिखाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू शो मी द रीसेंट एक्सरे। ओके, एक रीसेंट एक्सरे से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और आपके पास MRI, मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके पास MRI तो होगा ही होगा। किसी के पास 1 साल, किसी के पास 2 साल पुराना हो, किसी के पास 3 साल। जैसे अमित जी हैं, इनका बहुत पुराना केस है, 8 साल 9 साल पुराना केस है, तो इनके पास शायद नहीं होगा। अभी निकाला हो? निकाले हैं? हाँ, MRI अभी जून महीने में Great. निकाला हो। You have proven me wrong here, कि मुझे लगा था शायद कि आपने नहीं कराया होगा MRI, तो शायद हो नहीं, सकता था, एक्सरे लेकिन निकाला था मैंने, एक्चुअली एक्सरे निकाला था, 2-3 एक्सरे निकाला था, लेकिन वो सर जी, कोई डॉक्टर बोल रहे हैं वहाँ पे खून जम गया है, कोई डॉक्टर बोल रहा है कुछ मार लग गया है, सूजन हो गई है, वो सब अलते बलते सब सवाल देते थे। लेकिन एक्चुअल जो मैंने करेक्ट। जो डॉक्टर के पास गया ऑर्थोपेडिक के पास में, वो बोला एक बार MRI निकालो, तो MRI में पूरा चैप्टर ये हो गया ओपन। करेक्ट। नहीं, बिकॉज आई वांट टू सी द केस, सी द MRI पर्सनली ऑल्सो, लाइक कि हम कैसे चेंजेस, क्या हमारी डिजीज अभी किस कंडीशन में है। अगर हमारे पास रिसेंट MRI नहीं भी है और हमारे पास कोई एक्सरे है जो हमारे पास अभी 2 महीने 3 महीने पुराना भी है, एंड इफ यू वांट टू कम एंड मीट मी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू शो मी द रिसेंट एक्सरे। एक्सरे सफिशिएंट, अगर MRI है तो बेस्ट है, नहीं है तो एक्सरे भी सफिशिएंट है। आई एम नॉट रिकमेंडिंग टू गो फॉर MRI। MRI करवाना है तो मैं बताऊंगा कि आप कुछ टाइम बाद MRI करवा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है।
but for treatment procedure or consultation, it is not mandatory or it is not required. Okay, okay. और इनका ट्रीटमेंट वहाँ हाँ जी, पे प्लीज बोलिए रिम्पल जी। इनका ट्रीटमेंट कहाँ पे, यहाँ पे अहमदाबाद में ही मिलेगा क्या यूपी बिल्कुल, आना आप पड़ेगा? अहमदाबाद में एग्जैक्टली आ सकते हैं। अहमदाबाद के रजिस्ट्रेशन अनफॉर्चुनेटली ऑलमोस्ट क्लोज होने वाले हैं आज इवनिंग तक, और अगर आप लोग मुझे दिखाना चाहते हैं वहां पर, तो आप कंसल्ट करके हमारी टीम से बात करके अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। रेगुलर ट्रीटमेंट लेने के लिए अहमदाबाद आना पड़ेगा या यूपी में ही आना पड़ेगा? ये एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि ये सभी के दिमाग में चल रहा होगा भी कि सर अभी तो आप अहमदाबाद में हैं, उसके बाद क्या होगा हमारा, हमें कौन दिखेगा। सो नथिंग टू वरी, है ना। अभी मैं आपको प्रेजेंट टाइम में बताऊं आपको हमारे हॉस्पिटल के बारे में, तो मेरे पास इस समय 5 पेशेंट जो इंटरनेशनल कंट्रीज से हैं, जिसमें एक पेशेंट न्यूयॉर्क से है, दूसरा पेशेंट बांग्लादेश से है, थर्ड पेशेंट एक टर्की से है। तो ऐसे पेशेंट्स एडमिट हैं अभी प्रेजेंट टाइम में जो पेशेंट ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दे आर कमिंग फ्रॉम 7 समुंदर पार से भी वो आ रहे हैं ना। तो नथिंग टू वरी अबाउट दैट, जैसे हम अभी कनेक्ट कर रहे हैं, और ऐसा मुझे फील हो रहा है कि मैं पहले से भी आप लोगों को जानता हूँ, इतनी अच्छी कन्वर्सेशन हो रही है हमारी। तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, यू विल गेट द प्रॉपर रिस्पॉन्स फ्रॉम द टीम साइड। और मैं बिल्कुल हूँ, अगर चीजें वहां से रिकवर हो रही हैं, सो यू कैन इजीली विजिट टू माय हॉस्पिटल ऑल्सो। अगर मैं अहमदाबाद में हूँ तो आप मुझे वहां मिल सकते हैं। मैं जहां पे भी प्लान कर रहा हूँ, अगर मैं गुजरात में आ रहा हूँ फर्स्ट टाइम, सो इट इज नॉट अ फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम, आई विल कम अगेन एंड अगेन टू मीट यू एवरीबॉडी। ओके। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मेरा दूसरा सवाल है, मुझे ट्रीटमेंट तो करवानी है, लेकिन मेरा समर वेकेशन में मैं स्कूल से छुट्टी ले लूंगी, तो उसके बाद मैं ट्रीटमेंट करवा सकती हूँ? अभी रिम्पल जी, मेरे आयुर्वेदिक, जैसा कि मुझे हाँ लगा ना, मैंने आयुर्वेदिक तो हाँ प्लीज चालू है, मेरी आयुर्वेदिक दवाई चालू है सब। बिल्कुल। देखो, ऐसा मैंने बताया पहले भी आपको कि देखिए, अगर डिजीज जैसा कि है हमारी, हमारे लिए सिचुएशन कब हमारे लिए जरूरी है, हमें ट्रीटमेंट कब जरूरी हमें लेना है, दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया कि स्टेज फर्स्ट में है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे अपनी रिपोर्ट शेयर करिएगा, है ना। व्हाट्सएप पे आप मुझसे कनेक्टेड हैं ही ऑलरेडी। अगर मुझे लगेगा कि हाँ कंडीशन ऐसी है कि हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं, मेरा तो डेफिनेटली आई विल गिव यू द आंसर फॉर दैट। ठीक है रिम्पल जी? ओके अ, ओके मैंने आपको रिपोर्ट सेंड किया था उसका, आपका एमआरआई का, जी। तो आपने कुछ वर्कआउट किया था, लेकिन अब मेरे को फिर उसके बाद में कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। ओके, नो प्रॉब्लम। जिसका भी रिपोर्ट है, अगर आपने कोई रिसेंट करवाया है, जैसे आपने कराया अमित जी, आई विल रिवर्ट यू बैक, क्योंकि हाँ। मैंने बताया ना कि स्टेजेस मैटर्स करती हैं हमारे लिए। और अगर स्टेजेस फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, तो उस हिसाब से उसकी सिचुएशन डिसाइड होती है कि ट्रीटमेंट कब इम्पोर्टेंट है। अभी इम्पोर्टेंट है कि हम उसको 1 महीने और एक्सटेंड कर सकते हैं, या हम थोड़ा सा टाइम और दे सकते हैं। ऐसा होता है ना कि डिजीज अगर हमारे लिए प्रायोरिटी है, बिकॉज हेल्थ सबको प्यारी है, राइट। एवरीबॉडी वांट्स गुड हेल्थ, लेकिन उस सर सिचुएशन हेल्थ को है तो सब कुछ है, बाकी तो कुछ सब भी कुछ नहीं है, है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना, अगर आपके पास बहुत बहुत पैसा भी है, अगर आपके पास हेल्थ अच्छी नहीं है, तो इट इज यूजलेस, कंप्लीटली यूजलेस। सर पैसा तो कमा लेंगे सर, हेल्थ ही चली गई तो कहाँ कमा लेंगे? अच्छा लग रहा है हमें, जैसे एकदम अहमद जी एकदम बढ़िया बोल रहे हैं, एकदम फ्रीली बोल रहे हैं, मुझे अच्छा लग सही रहा है बात है बात सर, करके। जो भी है एकदम जेन्युइन बात कर रहा हूँ। अगर हेल्थ रहेगी तो पैसा कमा लेंगे, हेल्थ ही चली जाएगी तो फिर क्या मतलब है? बिल्कुल सही। तो वही मैंने कहा ना कि प्रायोरिटी किसको देनी हमें। अगर हमारे लिए, मैंने आपकी रिपोर्ट देखी सर, रिम्पल जी ने मुझे शेयर किया, और मैं देख रहा हूँ कि इसमें यार जनरेशन बढ़ रहा है या सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज पहुंच रहा है, सो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें यहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू करना ही करना है। वी कांट डिले द थिंग्स ना। अब मान लीजिए मुझे आप बोलोगे सर आपने कहा था कि कुछ नहीं होगा, और सडनली मेरी स्टेज बढ़ गई, आपने कहा था आपको चक्कर में मैं 6 महीने रुकी रही, है ना, आपने मुझे बताया नहीं, अवेयर नहीं किया, और अगर कंडीशन बढ़ गई तो आप मुझे बोलोगे सर आपने बढ़ा दी मेरी कंडीशन। आपको बोलना चाहिए था उस टाइम पर कि सर आपको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है ट्रीटमेंट की। तो दैट विल डिपेंड ऑन केसेस, कि अगर लग रहा है मुझे कि हाँ ठीक है, कुछ नहीं होगा, तो मैं रिवर्ट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो पर्सनली आई विल चेक ईच एंड एवरी पर्सन हु इज कनेक्टेड ओवर हियर। मैं सबकी रिपोर्ट देखूंगा, और मुझे लगेगा तो मैं आपको रिवर्ट अपनी वॉइस में दे दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए इसमें। ओके। मैंने अपने एमआरआई भेजी थी, स्पाइन ओके। प्लाइटिक स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस है, हम्म। तो फिर उसमें आपका रिप्लाई कुछ आया नहीं।
Okay, I'm getting your point. You know what? अगर lithiasis condition है, this is a very different condition than ना avascular necrosis. Lithiasis में क्या होता है exactly कि आपके बोन जो होती है वो बोन आगे पीछे हो जाती है, राइट? हाँ 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 जिसकी वजह से पेशेंट को या उनका जो अलाइनमेंट होता है स्पाइन का, वो इज कंप्लीटली चेंज्ड, और उसके लिए डॉक्टर बोलते हैं कि सीधे आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, राइट? तो इट इज वेरी मच पॉसिबल, वी हैव मल्टीपल केसेस जिसमें मैंने लिथियसिस को पेशेंट को नॉर्मल किया हुआ है और वो कोई तकलीफ उनको नहीं हो रही है अपनी लाइफ में। इट इज लाइक स्पेशली वी आर ट्रीटिंग 2 or 3 डिसऑर्डर्स ओनली, तो इसमें लिथियसिस एक वन ऑफ द मोस्ट सीरियस कंडीशन है स्पाइन की, इसको आप डॉक्टर ने बताया भी होगा आपको इसके बारे में, क्योंकि इसमें अलाइनमेंट थोड़ा चेंज होता है और हड्डी आगे पीछे हो जाती है। हाँ, वो L5 खिसक गया, S1 L5 S1 में होगा ऐसा। हाँ L5 S1 खिसक गया है। जी और जी जी सर वो सर्वाइकल में भी हो रहा है थोड़ा पेन, ऐसा भी अभी शुरू हुआ है। करेक्ट। देखो ये इस वजह से होता है, स्पाइन एक जस्ट लाइक अ बिल्डिंग होता है। जितने पेशेंट यहाँ पे एवियन के हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं स्पाइनल प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं ड्यू टू लिम्पिंग। होता क्या है कि जब आपका बॉडी पोस्चर चेंज होता है ना, तो आपका चलने की वजह से आपके बैक पे प्रेशर पड़ने लगता है, और वही जो आप सफर कर रहे हैं ना, बैक में हल्का सा दिक्कत आया, स्पाइन में लिथियसिस हुआ, और उसका इम्पैक्ट आपकी अपर सर्वाइकल रीजन में भी पड़ता है। तो इट इज जस्ट लाइक अ बिल्डिंग, जैसा कि आप देखते हैं ना कि ईंटे की बिल्डिंग होती है, अगर कोई भी एक फ्लोर कमजोर हुआ तो ऊपर हाँ का सब डिस्टर्ब हो जाता है, तो यही होता है। तो उसकी कुछ दवा ऐसा कुछ है? बिल्कुल पॉसिबल है। I'll share my ओपिनियन ऑन दैट रिपोर्ट फर्स्ट, है ना, कैसा कंडीशन है, उसी हिसाब से फिर मैं आपको रिवर्ट करूंगा, ठीक है? आपने देखा था रिपोर्ट और लिखा था सर तो ये रिपोर्ट कौन से नंबर पे भेजनी है? रिपोर्ट आई थिंक दे हैव ऑलरेडी शेयर्ड द नंबर, है ना, जो भी आप लोगों ने जैसे भी कनेक्ट किया जैसे व्हाट्सएप से, उसी पे ही आप शेयर करिएगा। नहीं, वो एक्चुअली मेरे को मैडम का रिपोर्ट फोन आया व्हाट्सएप था, वो नंबर मैं नंबर पे चाहता मैंने रिपोर्ट भेजा था। रिपोर्ट पहले मैं फर्स्ट में जो आया मैं था एक काम करता हूँ, उसमें मैं उनको बोलता हूँ अभी, तो आपका जो भी नंबर जिस पे आप अभी व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है ना, आप लोग उसी पे ही भेज दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। दोबारा भेज दो। हाँ बिल्कुल भेजिए, मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ। ओके, ऑलराइट। और कोई मैंने भी क्वेश्चन? इसी नंबर पे मेरी MRI भेजी थी। हाँ जी, मैंने भी इसी नंबर पे मेरी MRI भेजी थी रिपोर्ट। जी बिल्कुल मानसी जी, मैंने आपको अगर रिवर्ट किया है कि नहीं किया, मुझे बताइए पहले। नहीं, हाई का मैसेज आया था, फिर इस बीमारी के बारे में कुछ बताया गया था, और आज इसका डायरेक्ट लिंक आया है, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल रिवर्ट टू यू आल्सो कि हम कैसे, उसमें क्या कंडीशन है। आई विल गिव माय पर्सनल मैसेज, आपको मेरी आवाज समझ में आ गई होगी अब, और उसी आवाज में आपको मैसेज जाएगा, ठीक है? तो आप समझ सकते हो कि मैंने ही बोला है जी। हेलो सर, हाँ जी, अगर अहमदाबाद नहीं आ सकता तो आपके मेन ब्रांच कहाँ पे है? तो फिर वहां पे अभी आके आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरी मेन ब्रांच जो मैं जहाँ से पेशेंट विजिट करते हैं, जैसा कि आपको बताया कि मैं अहमदाबाद क्यों आ रहा हूँ, रीजन उसका यही है कि अहमदाबाद से बहुत सारे पेशेंट या पूरे गुजरात से और पेशेंट मेरे पास बहुत आए हैं यहाँ पर। दैट इज वाई दे सजेस्टेड मी कि सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दे आर नॉट अवेयर अबाउट यू, और कैसे आप रिजल्ट दे पा रहे हो, ये उनके लिए उन तक पहुंचना चाहिए। दैट इज वाई आई डिसाइडेड टू कम अहमदाबाद, क्योंकि अहमदाबाद आपके गुजरात में सबसे पॉपुलर सिटी है, और जैसा कि मैं जानता हूँ कि आपके जो पहले जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं वो आज प्राइम मिनिस्टर हैं तो मुझे लगता है कि शायद वहाँ पे कुछ ऐसी चीजें जो बहुत सारे पेशेंट यहाँ पे आते भी हैं, और मुझे मेरा खुद मन था कि एक बार मैं गुजरात विजिट करूं, तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया है कि हम एक बार गुजरात में अहमदाबाद प्लान कर रहे हैं। रीजन ये है कि अब मेरा जो हॉस्पिटल है वो उत्तर प्रदेश में है, इट इज लोकेटेड इन बिटवीन लखनऊ एंड कानपुर, द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश लखनऊ। From Lucknow, my hospital is very near, like almost 45 किलोमीटर। तो वहां से पेशेंट गुजरात से यहाँ पे विजिट करना इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि मैंने देखा है कि वहां पे पेशेंट जो लोग हैं वो बहुत अपने वर्क को प्रायोरिटी बहुत देते हैं, वो अपने काम को बहुत करते हैं, बहुत जुनून के साथ करते हैं। लेकिन सर आपका कैंपिंग भी 5 डेज का ही है, ज्यादा तो है नहीं। नहीं 5 डेज ऑफ ट्रीटमेंट हम करने वाले हैं, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी बुक देयर अपॉइंटमेंट, और रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं बहुत सारे, जिसमें हम उन पेशेंट को ट्रीटमेंट करने वाले हैं जो पेशेंट का हम ट्रीटमेंट यहाँ पे करते हैं। हमारे हॉस्पिटल में विजिट करेंगे आप तो सेम प्रोसीजर रहेगा जो हम वहाँ करने वाले हैं। कब आने वाले हो? मैं आने वाला हूँ 25 को, 25 को मैं आऊंगा, लेकिन 24 को कैंपिंग रहेगा। जी नेक्स्ट टाइम का कैंपिंग रहेगा तो अवेयर कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट कैंप के लिए फिलहाल अभी तो यार देखो ऐसा है, बहुत सालों के बाद मैं कहीं पे फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, है ना,
इसके पहले हैदराबाद हुआ था, मैंने 4 साल 5 साल लग गए मुझे हैदराबाद का प्लान करने में, बिकॉज हॉस्पिटल में ही इतना पेशेंट रहता है, इतना रश रहता है कि मेरा तो टाइम लेकिन मुझे शेड्यूल लखनऊ करना जाना बहुत मुश्किल पड़ेगा। होता है। इसलिए मैं अब नेक्स्ट कब आऊंगा अभी फिलहाल मैं नहीं बोल सकता। कैंप में जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं ऑलमोस्ट बहुत सारे हुए हैं, तो वहां पे डिसाइड करेंगे ऑन द स्पॉट कि क्या करना है आगे के लिए, और जैसा रिस्पॉन्स रहेगा कैंप पेशेंट का में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बिल्कुल जरूरी है, बिकॉज तभी हम आपको स्लॉट दे पाएंगे, तभी आप मुझसे वहां पर मिल पाएंगे और अपना ट्रीटमेंट करवा पाएंगे। ओके, और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? द सेम नंबर, फर्स्टली आई विल सी द रिपोर्ट, आपकी रिपोर्ट में देखूंगा, आपको रिवाइड करूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसीजर करिएगा। अब रही बात ओके, तो अहमदाबाद इसी की, नंबर पे हम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ना? करवा सकते हैं। इसी पे ही आप मुझे व्हाट्सएप पे आपको रिवर्ट जाएगा, आपको पूरी टीम की तरफ से मैसेज जाएगा, आप उस पे रिवर्ट करके अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। अब रही बात अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद में हम लोग आ रहे हैं एलिस ब्रिज, शायद बहुत फेमस जगह है एलिस ब्रिज अहमदाबाद में, यस है ना? वहां पे ही विच इज वेरी नियर टू एलिस ब्रिज, अपोजिट टाउन हॉल, वहां पे हम कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सर मैंने टाउन हॉल में है, टाउन हॉल के अंदर किया है सर। जी जी, आप जानते हैं? मैं हाँ, नहीं जानता भाई, मैं अवेयर नहीं हूँ वहाँ के बारे में, मुझे जो बताया गया एड्रेस मैं बता रहा हूँ केवल। वो सेंटर ही है अहमदाबाद में। हाँ हाँ, ऐसा मुझे बताया गया कि इट इज वेरी नियर टू रेलवे स्टेशन और साबरमती रिवर फ्रंट, इट इज वेरी हाँ नियर, हाँ तो हाँ, वहीं पर ही है, शायद मैं वहीं पे ही आ रहा हूँ। तो वहाँ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होगी। करेक्ट, बिल्कुल। ओके ओके। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग अभी व्हाट्सअप करिएगा, और रिपोर्ट सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं आपकी, आप मैं 25 रिवर्ट से करूंगा। रिपोर्ट पहले हाँ जी, रिपोर्ट सेंड कर देता हूँ। ठीक है, आप सब लोग मुझे रिपोर्ट व्हाट्सअप करिए, मैं आपको रिवर्ट कर रहा हूँ वन बाय वन, उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे क्या करना है, ठीक है? इसी नंबर पे कौन करें ना सा नंबर पे कर रिपोर्ट? दूं सर? हाँ, ऐसे ही व्हाट्सअप करिए, इसी पे। सर पर ओके, अहमदाबाद हाँ जी, रवि जी बताइए। आपका कैंप कितने दिनों तक है? 5 डेज के लिए मैं वहाँ पे अवेलेबल हूँ, कंप्लीटली कहीं नहीं जाने वाला हूँ। जब जैसे ही वहां पहुंचूंगा, कैंप खत्म होने के बाद ही मैं वहां से निकलूंगा, फिर तो मैं 24/7 मैं अवेलेबल हूँ। आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा नंबर 6394770249, इस पे आपने रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, ओके ठीक है अमित जी? सर, वापस एक बार बोलो ना। 1 सेकेंड यार, 6394770249 249। जी। You can see the insights also of Hyderabad camp last, देखिए कितना भीड़ है। 6394770249। 770249। ओके सर, थैंक यू। ये हमारी इंसाइट्स हैं हैदराबाद कैंप की, लास्ट जो अभी हमने 1 महीने पहले किया था। लाइक बहुत हार्ट फेट, बहुत अच्छा कैंप था वो, इट वाज वेरी जेन्युइन और इट वाज वेरी हार्ट टचिंग कैंप। उसके बाद हम लोग वहां से फिर मैं आपके मल्लिकार्जुन भी हम लोग गए थे, इट वाज वेरी नियर टू हैदराबाद। बस को भरो। हेलो दैट इज ऑल टीम जी। सर पर डे का टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा वहां पे? मैंने वो रजिस्ट्रेशन कराया है अहमदाबाद में, तो 5 डेज में कितना टाइम ड्यूरेशन रहता है एवरी डे? देखो मौलिक, फर्स्टली वी विल डिसाइड जब हम वहां पे कंसल्टेशन करेंगे ना, जब आप मुझसे मिलोगे वहां पर, ओके ओके तो मैं वहां पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, बिकॉज होता क्या है ना कि वहां पे अगर आपको टाइम मॉर्निंग में चाहिए, बिकॉज ट्रीटमेंट विल स्टार्ट अर्ली मॉर्निंग 5:30, ओके तो वो इवनिंग तक चलेगा, बिकॉज जिसका जैसा शेड्यूल है, जिसका जैसा काम है ना, कोई अपना वर्किंग कर रहा है, कोई अपना आईटी फील्ड से बिलोंग करता है, तो उसको वो शेड्यूल दे दिया जाएगा उसके कंफर्टेबल के हिसाब से, ठीक है? फाइन फाइन फाइन, ओके ओके मौलिक जी, थैंक यू सर। ओके ओके ऑल सर, ऑफ यू, बाय। बहुत अच्छा लगा मुझे बात थैंक यू करके आप लोगों से। सर देयर इज वन बाय टू मीट क्वेश्चन। यू सर। तुम्हारू प्लीज बताइए। हाँ जो 25 तारीख में भेजे तो आपसे। हाँ जी, हेलो हाँ जी बोलिए प्लीज। हेलो हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ मैं, बताइए। हाँ मैं रवि तड़वी बात कर रहा हूँ केवड़िया से। जी रवि जी, एक्चुअली मेरे को एवीएन थर्ड स्टेज है, लेफ्ट साइड, ठीक है। ठीक है। और उनको सिकल सेल डिसीज है, हम्म। और उनको जो ये प्रॉब्लम हुआ वो कोविड के टाइम हुआ था, कोविड जब ठीक हुआ है। था तब, ठीक है, तब से अभी हाँ चल रहा है।
तो अभी अहमदाबाद के लिए हम कैंप में आने का सोच रहे हैं, पर अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट अहमदाबाद में क्या है कि 5 दिन का कैंप है अपना, ठीक है जी जी। और अ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेट देखने जाऊँ तो यहाँ खाने का और रहने का अलग से है, ठीक है, कैंटीन जी और जी सब। तो उससे अच्छा तो मैं कैलकुलेशन लगा रहा हूँ, तो आपका यूपी में जो आपका मेन सेंटर है, जी जी तो वहाँ पे क्या आपका 7 दिन का भी ट्रीटमेंट रहता है, और प्रॉपर वे में क्या है रहने का और सब फैसिलिटी एक ही जगह मिल जाता है। करेक्ट 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 और क्या मेरा पेशेंट एक्चुअली क्या है, मेरी वाइफ को भी सिकल सेल डिसीज है, तो मैं ज़्यादा थोड़ा रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ यहाँ पे। आई कैन अंडरस्टैंड रवि। देखो ऐसा है, सिकल सेल के बारे में आप शायद लेट ज्वाइन हुए थे। ये जो आपने बताया कोविड और सिकल सेल एक डिजीज वाकई में ऐसी है जो इसमें प्रॉब्लम आती है। और अब रही बात जैसे कि कैंप में और ड्यूरेशन की बात करते हैं हम लोग। ड्यूरेशन जो 7 डेज का ट्रीटमेंट हम हॉस्पिटल में कर रहे हैं, इट इज वेरी सिमिलर टू कैंप। क्योंकि होता क्या है कि जो 7 डेज ट्रीटमेंट हम हॉस्पिटल में करते हैं यहाँ पर, इट इज लाइक हम फर्स्ट डे फर्स्ट पेशेंट को एनालाइज करते हैं। जो हम कंसल्टेशन यहाँ पे कर रहे हैं वो चीजें हम फर्स्ट डे वहां पे नहीं करते। हम हमें पता है पेशेंट की क्या कंडीशन है, सिकल सेल है, तो वी हैव नोटेड दैट पॉइंट। उसी हिसाब से हम पेशेंट का ट्रीटमेंट फर्स्ट डे से, जो हम सेकेंड डे यहाँ पे करते हैं वो हम फर्स्ट डे से हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट वो हम वहां पे कैंप में फर्स्ट डे से करते हैं। सो द ट्रीटमेंट प्रोसीजर इज क्वाइट सिमिलर। उसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है। अब रही बात, अगर हम कैलकुलेशन करें अमाउंट के हिसाब से भी, तो इट इज वेरी वेरी चीपर देन हॉस्पिटल। क्योंकि इन दिस अमाउंट जो हम कैंप में आपको बता रहे हैं या हम ले रहे हैं, उसमें हम वी आर गिविंग 1 मंथ मेडिकेशन एक्स्ट्रा लाइक टू द पेशेंट। अगर पेशेंट को सिकल सेल है तो उसकी भी मेडिसिन हम उसमें इंक्लूड करेंगे। मतलब लाइक दिस कि अगर उसको पेशेंट को कुछ मल्टीपल इश्यूज भी हैं तो वी आर गिविंग दैट मेडिकेशन, इट इज इंक्लूडेड इन दैट अमाउंट। और अगर आप उसको देखेंगे ना, ट्रीटमेंट प्रोसीजर इट इज वेरी सिमिलर। जो हम हॉस्पिटल में कर रहे हैं वही हम यहाँ पे भी करेंगे। रही बात रहने का, so if you are giving like taking the private room in the hospital, so you have to pay extra amount, है ना। वो चीजें आप यहाँ पे भी अगर रहोगे अपनी वाइफ के साथ में या आप फैमिली के साथ में रहते हो, तो इट इज वेरी नॉमिनल। जहां पे मैंने कैंप ऑर्गेनाइज किया है वो बहुत ही चीपर रेट्स में आपको रूम्स भी अवेलेबल करा रहे हैं, बिकॉज दे आर सपोर्टिंग अस कि सर आपने अहमदाबाद में किया है और यहाँ के लोगों को आप कुछ बेटर दे रहे हो, तो हम उन पेशेंट को सस्ते में भी रूम अलॉट कराएंगे। तो वो भी आपको इजीली एक हेल्पफुल, वो भी हेल्पफुल हैं यहाँ के लिए। जब जहाँ मैं जा रहा हूँ वो भी मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं, कह रहे हैं सर आपसे जो भी होगा मुझसे मैं करने को तैयार हूँ। तो तभी मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि यार इतने कोऑपरेटिव लोग मुझे मिल रहे हैं अहमदाबाद में, तो यार मुझे खुशी भी है कि मैं चाहता हूँ कि बार बार मैं वहां पे विजिट करूँ। तो इसलिए रवि जी आप बिल्कुल वहां पे प्लान कर सकते हो, ठीक है। मेरा मैं एक प्रश्न है। जी प्लीज पूछिए। मेरा 25 डेट को अभी वेकेशन नहीं हो रहा है, तो 26 शाम को मैं फ्री होगी, तो 26 को मैं शाम को आ सकती हूँ? बिल्कुल आप आ सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया ना कि अगर अगर कोई टाइम शेड्यूल का कुछ प्रॉब्लम है, जो पेशेंट प्राइमरली देख रहे हैं कि हमें ट्रीटमेंट कराना ही है, जैसे रवि जी ने बताया आपकी वाइफ का, रवि जी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप देखो हॉस्पिटल द डोर इज ओपन ऑलवेज, आप कभी भी आ सकते हो। लेकिन आप बिलोंग करते हो आप गुजरात से, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप गुजरात में ही मुझे मिलें, ठीक है। आप देखें तो सही एटलीस्ट कि जो हम करने वाले हैं वहां पर वो कितना मैसिव होने वाला है और कैसे हम रिजल्ट देने वाले हैं। क्योंकि रीजन ये है, हॉस्पिटल में आएंगे आप तो हॉस्पिटल में चीजें आपको वो जो मैं सेशंस लेने वाला हूँ पर्सनली, जो मैं पर्सनली गाइड करने वाला हूँ वहां पर, वो चीजें शायद मिस भी होंगी, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं होने वाला है ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए प्लस रहेंगी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब 7 दिन का है लेकिन इतना दिन का छुट्टी मिले वैसा प्रॉब्लम है, तो 2 दिन के लिए आ सकते हैं क्या? नहीं देखो ऐसा है, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मैं कोई भी छोटी होप नहीं देना चाहता आप किसी को भी कि 2 दिन में वो चीजें मिल पाएंगी। देखिए ऐसा है कि एटलीस्ट मैंने इसीलिए बोला कि 5 डेज आपको देना ही होगा। आप दीजिए तो बेटर रहेगा। नहीं 5 डेज तो कम से कम 4 डेज तो दीजिए दीजिए, इससे कम नहीं कर सकता मैं। बिकॉज रीजन ये है कि हम कुछ तो इम्प्लीमेंट कर पाए एटलीस्ट वहां पर, और 5 डेज सफिशिएंट है हमारे हिसाब से। ओके। मेरी ट्रीटमेंट आपके यहाँ अहमदाबाद में ही स्टार्ट हो जाएंगी जब हम 26 100% को आएंगे, तब 26 का बिल्कुल शाम स्टार्ट को कर सकते हैं। आएंगे हम। 24 मैंने क्या बताया, हम ट्रीटमेंट मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे 5:30 और ट्रीटमेंट कंटिन्यूअसली रहेगा वहां पर 9 और 9:30 PM तक। तो आप कोई टेंशन नहीं, बिकॉज सबके शेड्यूल अलग अलग रहेंगे वहां पर ना, इसलिए। ठीक है, ठीक ठीक है। हाँ। तो कुछ बोलना है रवि जी, बताइए कुछ पूछना है। अमित जी, रवि जी, आशीष,
जयेश रामलाल, नहीं रेनिया अभी जी। तो हेलो सर। हाँ जी बोलिए। हेलो सर, लखनऊ का एड्रेस भेज दो मेरे को। 400 रुपया ली जाकर ना मैं भेजता मैं हूँ, लखनऊ ही आएगा मैं तो भेज रहा मेरे हूँ, को यहाँ पे नहीं दोनों आने भेज को रहा हूँ। होएगा सर, इसके लिए बोल रहा हूँ। ये दैट इज कोइंसिडेंस कि यहाँ हम मोबाइल मैं जब चला के वहां पे आ रहा हूँ तो पेशेंट कह रहे हैं लखनऊ सर आना मुझे। 400 के सर का लेकिन काहे पॉसिबल भिजवा नहीं है, अभी दिवाली का टाइम है और बहुत प्रेशर है, इसके लिए चलिए कोई बोल रहा हूँ। दिक्कत नहीं है, जिसका ऐसा कंफर्ट जोन मैं है उस हिसाब से मैं आपको आपको दोनों एड्रेस भेज रिपोर्ट दूंगा। भेज दे रहा हूँ। बिल्कुल, मैं आपको पहले रिवर्ट कर रहा हूँ कंडीशन के हिसाब से, फिर आप जैसा भी हो आप अपना डिसाइड करिएगा, ठीक है? अब मुझे बताइएगा। ओके कितने ऑलराइट, बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके, और आई एम शेयरिंग द लिंक आल्सो ऑफ द वीडियोस, तो आपको मालूम पड़ेगा कैसे हम रिकवर करना है। सर ट्रीटमेंट थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू। हाँ जी बताइए निर्मल। ट्रीटमेंट कितने घंटे चलेगी सर? It will depend on the conditions. स्पाइन का पेशेंट है तो हमें 45 मिनट्स लगेंगे एटलीस्ट। स्पाइन का 45 मिनट, और 45 सर to मेरा 50 मिनट। मेरा एक आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं रजिस्ट्रेशन करवाऊंगी, लेकिन आप आपके स्टाफ को भी बोलना कि ये आएंगे तो उनको ले लेना, अवॉइड ना नहीं करें। नहीं, देखिए ऐसा है, दिस इज अ रिकॉर्डेड वीडियो है ना रिंपल जी, अब आप ये हाँ। वीडियो दिखा सकती हैं उनको कि मेरी बात हुई है उनसे, ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अब फिलहाल। ठीक है, ओके क्योंकि ओके प्रूफ कि आप दिखा सकते हैं कि मेरी बात हुई है, मैं उन्होंने बोला अलाउ किया मुझे, ठीक है? तो कोई इशू नहीं है ओके फिलहाल, ठीक है? ओके ओके, और थैंक यू। रही बात अब इसकी रजिस्ट्रेशन की, तो आप बिल्कुल करा लीजिएगा, और जितने भी पेशेंट हैं, आप जितने भी लोग हैं, आपको पूरा लोकेशन, एड्रेस, सब चीजें फॉरवर्ड कर दिया जाएगा यहाँ से, आप बिल्कुल इजीली आ सकते हैं, ओके कोई दिक्कत नहीं। तो पहले ओके 5 बजे आज ओके अर्ली मॉर्निंग सर? बिल्कुल आप स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। ओके, आप मिल जाओगे उसी वक्त? मैं हूँ। मैं वहीं पे रहने वाला हूँ यार, मैं अब तक, क्योंकि मुझे देख कर ही लोग वहां पे आएंगे, और तो नहीं मैं पहला 5 डेज कहीं नहीं जा शायद सकता वहां। हो ना हो, आप इसलिए बोल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, अभी तो फिलहाल यहाँ पे हूँ। कैंप जो हो रहा है यार वो मेरे फेस पे हो रहा है, तो मैं कहीं जा नहीं सकता वहां से। 5 डेज के बाद ही जाऊंगा मैं वहां पे, जहाँ जाऊंगा फिर। ओके ओके सो अच्छा लगा आप लोगों से, बहुत अच्छा लगा बात करके, ऐसा लगा ही नहीं कि यार हम लोग फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, और बहुत खुशी हुई। ऐसे रिंपल जी हैं, अमित जी हैं, निर्मल आप हैं, आशीष हैं, और जयेश भाई हैं, रवि, मानसी जी हैं, रेनिया जी जो कनेक्टेड हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग हैं। अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, एंड मारू नाम बाकी नहीं बोले इन्फॉर्मेशन आपको टीम से मिल रेनिया जाएगी। जी कनेक्टेड थे। हाँ जी रेनिया जी बिल्कुल। सर आपकी स्पीच भी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। आपसे भी बात करके अच्छा लगा मुझे, बताया ऐसा ओपनली आप बोलते हैं, वो खुशी होती है कि आदमी दिल से बोल रहा है कुछ। सर ओपन बोलोगे नहीं तब तक आपको रिवर्स मिलेगा नहीं, बिल्कुल छुप सही छुप है, के बोलोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। कुछ नहीं मिलने वाला, करेक्ट है। अपनी बात बताएं तो एटलीस्ट कम से कम। हाँ ओके मैं ऑल ऑफ यू, आपको थैंक रिपोर्ट यू। सेंड करता हूँ, आप बिल्कुल मुझे ओके। रिवर्स करो तो फिर वो हिसाब से मैं प्लान और करता हूँ। और जितने आपका लखनऊ का जितने एड्रेस भी दे लोग दें। हैं, जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं, अगर आपको भी मैं लिंक शेयर करूंगा, यू विल गेट ऑल माय वीडियोस, जो मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ रिगार्डिंग एवीएन, कि कैसे अवेयरनेस करना चाहिए, क्या हमें नहीं फॉलो करना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए। सो यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो आप जल्दी रिकवर करोगे, ठीक है? ऑल ऑफ यू थैंक यू सो ओके मच, सर। ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर। ओके मिलते ओके, हैं थैंक कैंप यू, में या फिर थैंक यू वेरी हॉस्पिटल। मच सर। ओके बाय बाय, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय। ये वाला मारू नाम नहीं बोले रेनिया जी लाइन में है। हाँ